हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे सीईटी जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो तक आपने देखा था कि हमने जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 19 और 20 का था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो हमारा पेपर होगा 18 और 19 का। ये दोस्तों अब हम ये वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारा PDF है दोस्तों, हम जो टोटल यहाँ पे आज इस बार जो हमारा सीरीज है पूरा, वहाँ पे है 2 प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि एक हमारा हो गया 19-20, एक 18-19 हो जाएगा। इसके बाद भी हम एक सैम्पल पेपर यहाँ पे वीडियो यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, एक सैम्पल पेपर। तो इस प्रकार हमारा 3 प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा, जिससे आप पढ़ करके आप अपने एग्जाम में AKT यूनिवर्सिटी के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स, मतलब कि हम तो कहते हैं कि आप 70+ मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं अधिकतर। जी हाँ दोस्तों, और इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं आज के वीडियो पे और आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो हमारा पेपर रहेगा 2018 और 2019 का। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन A का क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम यहाँ पे पूरा सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आइए हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन क्या जो क्वेश्चन क्या क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। सैंड की जो बल्किंग प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। व्हाट आर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की जो थर्मल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो स्मीक प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी। डिफाइन प्लास्टिक कंक्रीट क्या होता है वो बात करेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन ड्यूरेबिलिटी, इसको हम बात करेंगे। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेसी डिजाइन, इसकी बात करेंगे। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। व्हाट इज द रियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीप, दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात ये है कि ये हमारा जो एग्जाम है इसमें जो सेक्शन A में होता है, इसमें सभी क्वेश्चन जो हमारे 7 क्वेश्चन है सभी के सभी अटेम्प्ट करने होते हैं और सभी 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम 40 मार्क्स पाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जो इसको सॉल्व करेंगे केवल 2 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब कि ज़्यादा हमको नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट्स में आंसर हो जाए उतना हमको करके यहाँ पे, क्योंकि आगे भी जल्दी क्वेश्चन आते हैं जो बड़े बड़े लिखने होते हैं 7 नंबर के, तो उसको भी हमको टाइम देखना है। तो दोस्तों यदि आप इसके किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में आंसर जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे, उसके सामने टाइम दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले हमारा क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा। बल्किंग ऑफ सैंड इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द सैंड व्हेन दे आर मॉइस्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा डिटेल आ रहा है उसको देखिए, वर्ड समझिएगा। ये क्या है दोस्तों, बल्किंग ऑफ सैंड इंपॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक चेंज, इसमें क्या होता है वॉल्यूम चेंज होगा, किसमें, ये जब होता है जब हमारा जो सैंड है वो कहाँ पे हो, मॉइस्ट हो। दोस्तों बात करिए यहाँ सैंड, देखिए सैंड के बारे में बात की जाती है बल्किंग ऑफ सैंड, ना कि बल्किंग ऑफ एग्रीगेट आता है। सैंड क्यों आता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड होता है वो फाइन होता है, वो छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे सैंड पे आता है, जबकि एग्रीगेट बड़े पार्टिकल होते हैं वहाँ पे ये बल्किंग नहीं आ पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हमारी जो सैंड होती है वो मॉइस्ट होती है तो उसके वॉल्यूम में जो उसका आयतन उसमें थोड़ा चेंजिंग आता है, मतलब कि बढ़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। अब यहाँ पे आगे बढ़े हैं, तो सैंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम टू एक्सटेंड टू 20 to 30% व्हेन द कंटेंट मॉइस्चर इज बिटवीन 2 to 8%। यदि हमारे सैंड में 2 से 8% का मॉइस्चर है तो हमारा जो सैंड का वॉल्यूम है वो लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाता है दोस्तों। कितना, 20 से 30% तक बढ़ जाता है। ये समझिए इतना आयतन का चेंज होता है, और ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम वेट मैचिंग करते हैं या फिर वॉल्यूम मैचिंग करते हैं तब हमारा ये जो वेट है वॉल्यूम वाटर वाला ये सैंड में लगा होता है, लेकिन ये हमको इसको कंसिडरेशन नहीं करना होता। तो ये सारी चीज़ इफेक्ट करती हैं। आगे में डिटेल बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे। दिस इज बिकॉज मॉइस्चर इन स्मॉल पोर्शन फॉर्म्स थिन फिल्म्स अराउंड द सैंड गेम्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ड्राई सैंड है, यहाँ पे केवल ये ड्राई सैंड है, इसकी अपर सरफेस है, लेकिन यहाँ पे जब थोड़ी मॉइस्ट आ गई तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी जो वाटर की फिल्म होगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहले इसका वॉल्यूम इतना ही था, लेकिन अब इसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ करके बढ़ गया है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब इसका प्रॉपर्टी कितनी होगी, ये देखो ये वॉल्यूम बढ़ गया। इसी पर कई सारे पार्टिकल होंगे तो वॉल्यूम में ज़्यादा चेंजेज आ जाएंगे। इसी वॉल्यूम को जो चेंज होता है वाटर के कारण, इसी को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंड के साथ क्या हो रहा है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो वाटर इंक्रीज होता है जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो एक निश्चित वाटर कंटेंट तक होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगता है। अभी हम आगे वीडियो में आगे हमारा क्वेश्चन भी आएगा किसका टेस्ट करते हैं, उसमें हम इसको डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अभी यहाँ 2 मार्क्स के लिए हैं तो इसलिए मैंने इतना ही यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं।
द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट देखिए यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं 5.6 इंटू 10⁻6 से 12.6 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट कितनी है 842 से 1117 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज पर होने पर इतने हमारी स्पेसिफिक हीट चेंज होती है। थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा है अब कब होगा दोस्तों, ये व्हेन कंक्रीट सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड मतलब उसमें कुछ ना कुछ पानी की मात्रा होगी, तो वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी आएगी। वो कितना है दोस्तों 1.4 to 3.4 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे कुछ थोड़ी प्रॉपर्टीज हो जाती है, अगर आपको बुक में कहीं और दिया होगा तो आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 मार्क्स के लिए इतना ही बहुत काफ़ी मानते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन प्लास्टिक कंक्रीट। ये प्लास्टिक कंक्रीट क्या होती है, प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इट्स नेचर ऑफ गेनिंग एनी शेप एंड साइज व्हेन कंक्रीट इज फर्स्ट मिक्स्ड। अब दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, कंक्रीट को मिलाते हैं तो क्या वो तुरंत हार्ड हो जाती है, नहीं, उसको हम इसकी ऐसी प्रकृति होती है कि उसको किसी शेप में किसी साइज में उसको ढाल सकते हैं। तो वही जो नेचर है उसको जो हम जब तक हम उसको शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इट इज लाइक अ ब्रेड थ्रो, ब्रेड मतलब जो होती है आटे की रोटी, ये बिल्कुल कैसे होती है, आटे की रोटी की तरह होती है जो हमारी प्लास्टिसिटी है। इट इज सॉफ्ट एंड कैन बी वर्कड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप इन दिस स्टेट। दोस्तों जब तक वो प्लास्टिक कंक्रीट है तब तक हम इसको किसी भी वर्क में किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं, अलग अलग शेप में भी ढाल सकते हैं। यही सारी चीज़ें होती है हमारी प्लास्टिक कंक्रीट की प्रॉपर्टी हो जाती है। कंक्रीट इज कॉल्ड प्लास्टिक, तो हमारी कंक्रीट कहलाती है प्लास्टिक कंक्रीट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंक्रीट आर वर्केबिलिटी एंड कोहेसिव। ये क्या होती है इस समय, इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और ये कोहेसिव होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अलग अलग हो जाए तो उसमें कोई मतलब नहीं है, अगर सीमेंट से एंड एग्रीगेट सब अलग अलग हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोहेसिव ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तब सारे पार्टिकल एक साथ रहते हैं, उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होती है ताकि हम उसको आसानी से कहीं भी प्लेस कर पाएँ और आसानी से उसको किसी शेप में चेंज कर पाएँ। अब दोस्तों बात आते हैं आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, वो हमारा है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो एंड ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों आपको स्ट्रेंथ में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के पूछा ड्यूरेबिलिटी पे क्या बात होती है, किस प्रकार से इफेक्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है। आंसर है हमारा ड्यूरेबल कंक्रीट इज वन दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरीली अंडर द एंटीसिपेटेड एक्सपोजर वर्किंग, या फिर वर्किंग एक्सपोजर जो है जहाँ पे वो काम कर रहा है, कंडीशन ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ स्पैन। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी कंक्रीट को कहीं पर प्लेस करते हैं तो हमको एक उसकी डिजायर होती है कि ये जहाँ तक हम जितने के लिए इसको यूज करें उतना ये हमको काम दे पाए, उतनी इसकी जीवन होनी चाहिए, उतनी देर तक ये सर्विस दे पाए। मतलब हम डिजाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को 50 साल के लिए और पता चला जो कंक्रीट हो 25 साल में फेल हो जाए, उसमें कुछ फेलियर दिखने लगे तो वही ड्यूरेबल नहीं कहलाएगी। तो यही बात आ रही है कि जब हम उसको अपने पूरी लाइफ स्पैन तक, पूरे अपनी कार्यकाल तक एक अच्छी तरह से वो अपना सेटिस्फैक्टरीली अपना काम कर पाए। द वॉल्यूम चेंज इन कंक्रीट रिजल्ट इन क्रैक्स एंड द क्रैक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। अगर यदि हमारे कंक्रीट में क्या होता है वॉल्यूम चेंज होता है तो उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा, और क्रैक हमारा क्या होता है कंक्रीट को डिसइंटीग्रेट कर देता है, छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात आ जाती है कि हमको क्रैक्स भी नहीं चाहिए। इट में नाउ बी एडेड दैट परमिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द वॉल्यूम चेंज। अब यहाँ बात आ रही है क्या कि ये भी नोट देना चाहिए, भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि जो हमारी परमिबिलिटी है, परगम्यता है, वो भी वॉल्यूम चेंज में बहुत ही ज़्यादा कारक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विथ हायर सीमेंट रेशियो बीइंग द फंडामेंटल काज ऑफ हायर परमिबिलिटी। यदि हम उसमें ज़्यादा वाटर सीमेंट रखेंगे तो उसमें परमिबिलिटी भी क्या होगी, हायर होगी। ये हमारी फंडामेंटल कारण है, हम इसको मान सकते हैं। अब देखिए क्या प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए हमने हायर वाटर सीमेंट रेशियो हमने यूज किया, उसके बाद क्या होगा, उसकी परमिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब परमिबिलिटी जितनी बढ़ेगी उसमें चेंज वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी उतना आएगा, और जितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा उसमें क्रैक्स भी उतने हो जाएंगे, और जब क्रैक्स आएंगे तो उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, कंक्रीट फेल हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ प्रोसेस होता है जिसका हमको यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमको पता चला, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं और कंक्रीट यहाँ पे फेल हो रहा है, तो उसकी कंक्रीट फेल होगी तो हमको ड्यूरेबिलिटी ही नहीं मिल पाई। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है, पहले वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो परमिबिलिटी बढ़ेगी, परमिबिलिटी बढ़ेगी तो उसको वॉल्यूमेट्रिक चेंज बढ़ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज बढ़ेगा तो यहाँ पे क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे हमारे कंक्रीट में। जब क्रैक्स आएंगे तो हमारा कंक्रीट क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, छोटे टुकड़ों में गिर जाएगा, उसके बाद हमारी कंक्रीट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। The far durable concrete use the lowest possible water cement ratio is the fundamental requirement of produce dense and impermeable concrete। यदि दोस्तों हमको एक डेंस मतलब कि ज़्यादा डेंसिटी वाला और इम्परमिएबल मतलब जिसकी पारगम्यता फिर इसमें वाटर का जो सीपेज वो बिल्कुल कम हो तो ना ही हो, ये समझिए इम्परमिएबल कंक्रीट के लिए, तो इसके लिए हमको चाहिए कि सबसे कम से कम जितना पॉसिबल हो सके उतने कम से कम हमको वाटर सीमेंट इसको रखना चाहिए ताकि वो ड्यूरेबल बना रहे।
ये हमारा दोस्तों यहाँ पे ये हो पाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? आप पढ़े होंगे एक मिक्स डिजाइन, एक पढ़े होंगे नॉमिनल मिक्स डिजाइन, नॉमिनल डिजाइन या ना जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बैचिंग। तो जो मिक्स डिजाइन होता है वेट के आधार पर होता है, और जो नॉमिनल डिजाइन होता है वो किस पे होता है? वॉल्यूम के आधार पर। तो यहाँ बोला कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मिक्स डिजाइन कैन बी डिफाइंड एट द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सुटेबल इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट and determining their relative proportion with the object of producing concrete to certain minimum strength and durability as economical as possible। दोस्तों हमको मिक्स डिजाइन इसलिए करते हैं ताकि उसमें हमको जो कंक्रीट चाहिए उसमें एक मिनिमम स्ट्रेंथ तक चाहिए होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो भी हमको चाहिए, लेकिन बात ये आती है कि सस्ता से सस्ता हो, जितना सस्ता हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सुटेबल प्रोपोर्शन में, मतलब एक अच्छे सही अनुपात में हम क्या करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट को, सीमेंट कितना मिलाना है, सैंड कितना मिलाना है, ये सारी चीज़ें कितनी मिलानी है, उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसमें, मिक्स डिजाइन में। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है, इंग्रेडिएंट को इस तरह हमको सिलेक्ट करना है, इस तरह सुटेबल इंग्रेडिएंट को सिलेक्ट करना है ताकि हमको प्रॉपर्टी चाहिए अच्छी से अच्छी मिले, मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छा ही चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, लेकिन उसकी कंक्रीट की कास्ट कम से कम हो पाए, जितना संभव हो जाए कास्ट कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, मिक्स डिजाइन, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और बात क्या आती है, इन मिक्स डिजाइन मटेरियल जैसे हो गया हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आर टेकन एट द बेसिस ऑफ वेट फॉर मिनिमम वाइड्स इन कंक्रीट टू गेट मोर स्ट्रेंथ। हम इसमें क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को एक वेट के आधार पर उसकी बैचिंग करते हैं, मतलब कि वेट को नाप करके उसके हम उसका प्रोपोर्शन मिलाते हैं। इससे क्या होता है, हमको मिनिमम वाइड्स प्राप्त होते हैं कंक्रीट में, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो ये हमारी हो जाती है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स डिजाइन, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों आपने बहुत पढ़ा होगा, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ में आता है, जब हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं तभी हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। जब हम IS गाइडलाइन से मिक्स प्रोपोर्शन निकालते हैं तभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये होता क्या है, ऐसे हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द मीन वैल्यू। ये वो डेविएशन है, मतलब कोई चीज़ की या फिर किसी की एक फिक्स वैल्यू है, तो वो कितना अपने मीन वैल्यू से जो हमको चाहिए उससे कितना डेविएट कर रही है, कितना वेरी कर रही है, वही हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। द लेस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर द रिजल्ट ऑफ क्लोज टुगेदर। यदि उसमें हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कम मिल रहा है, मतलब कि उसमें जो मान लो एरर कम मिल रहा है, तो हमको ये चाहिए या हमको ये आभास होता है कि जो हम जो चाह रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहा है, वो मतलब कि वो सही है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे चाहिए स्ट्रेंथ, हमको 28 यहाँ पे MPa चाहिए, मान के चलते हैं। हमने कई सारे टेस्ट किया, किसी का आया 26 आया, किसी का 25 आया, किसी का 24.3 आया। वहीं पे कुछ टेस्ट किए जिसका हमारा आया 27.3 आया, 27.5 आया, या फिर 26.8 आया। तो देखिए यहाँ पे इसमें डेविएशन कम है, इसमें अगर हमको चाहिए ये है तो इसमें क्या है, चेंजेज कम मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हमको ये देखें तो मतलब इसमें डेविएशन क्या है, ज़्यादा ही ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो हम किसके क्लोज हैं, अगर हमको ये वाला मिल रहा है तो हम इसके ज़्यादा क्लोज है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे डेविएशन कितना है, मतलब कि यहाँ पे उसकी वेरी कितना हो रहा है, बहुत कम है, मतलब हम इसके नज़दीक पहुँच गए हैं जितना हमको चाहिए था, और ये हम बहुत दूर है। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि द लेस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर द रिजल्ट क्लोज टुगेदर। आल्सो ए लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स मोर कंस्टेंट रिजल्ट। वही हमने बताया कि अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कम मिल रहा है तो मतलब हम अपने जो हमको एम है उस तक पहुंच जा रहे हैं। वी कैन डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ अ सेट ऑफ सैंपल्स यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। हम एक सैंपल्स का सेट लेते हैं, टेस्ट करते हैं उसको, तो हम इसको पता कर पाते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो पा रहा है, कितना हम पहुंच पा रहे हैं। फॉर द कंक्रीट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड एट द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड 1.65 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। जब हमको टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मतलब कि जो हमको टारगेट करना है, जब डिजाइन करना है किसी को, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमको कितना चाहिए, फिर उससे डेविएशन लेते हैं, ये हमारा सिग्मा डेविएशन हो जाता है, उसका जितना हमको डेविएशन है उसका 1.65 टाइम्स करते हैं, तो हमको टारगेट निकलता है कि हमको इतने टारगेट का में से डिजाइन करना है। तो यहाँ पर वही जाता है सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किस में होता है दोस्तों, इसकी यूनिट पहुंच जाता है कभी न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर MPa, जिसको मिलते हैं मेगा पास्कल। और FCK हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर MPa में। तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ होता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो हमारा आगे होता है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रीप। ये रियोलॉजिकल क्या होता है दोस्तों, ये भी अभी आपको टेंशन आ रहा होगा। उसके बाद क्रीप क्या होता है ये भी दोस्तों बात करेंगे। तो क्रीप अगर हम बात करें तो क्रीप दोस्तों जैसे मान लीजिए जहाँ पे अगर हम कंक्रीट में लोड दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं ना, उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होगी।
तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो जो कंक्रीट में स्ट्रेन डेवलप होता है, जो विकृत होती है, उसी को हम यहाँ पे मान लीजिए मोटे तौर पर हम क्या नाम देते हैं, क्रीप को। ये सिंपल सा आपको यही लिखना है। चाहे 2 नंबर भी आ जाता है, कभी लंबे क्वेश्चन में आएंगे, जैसे हम अभी बात करेंगे क्रीप एंड टाइम का डिपेंडेंट क्या होता है, वो हम बात करेंगे। यहाँ पे आंसर आया रियोलॉजी इज अ साइंस। पहले रियोलॉजी समझते हैं। रियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड डिस्क्राइब वन इंटर रिलेशन बिटवीन द फोर्स डिफॉर्मेशन एंड टाइम। उनमें क्या है, रियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन, मतलब कि कोई मैटर है वो कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है और कितनी आसानी से डिफॉर्म हो सकता है, वही हमारी कहलाती है रियोलॉजी। एंड डिस्क्राइब वन इंटर रिलेशन बिटवीन द फोर्स डिफॉर्मेशन एंड टाइम। अब यहाँ पे कोई एक रिलेशन है जिसके द्वारा हम इसको इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, द रियोलॉजी डील्स विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। अब देखिए बात आ गई ना, ये हमारी शियर स्ट्रेस, रियोलॉजी क्या है, कंक्रीट के शियर स्ट्रेस के साथ डिपेंड करती है, रेट होता है। जैसे हम वहाँ पढ़ते हैं विस्कोसिटी में, तो शियर स्ट्रेन रेट होता है, तो इस तरह यहाँ शियर स्ट्रेस रेट होगा। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू इंटू गामा। अब यहाँ बात करते हैं गामा क्या है और ये फार्मूला क्या है। देखिए हम दोस्तों, यह फार्मूला कहीं लगा होगा, देखा होगा आपने, जब विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको फ्लूइड मिला होगा किसी प्रकार का। वो क्या होता था, यहाँ पे स्टार्ट होता था इस प्रकार का, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, हमारा स्ट्रेस होता था और यहाँ पे हमारा क्या होता था, स्ट्रेन होता था। तो वही सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे ही है। आप इसको देख पाए रहे होंगे कुछ इफेक्ट को। देखिए दोस्तों, ये हमारा बढ़ रहा है टाउ नॉट, ये हमारा इनिशियल स्ट्रेस हो गया, इतना हमको रिक्वायर करना है। इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, रेट ऑफ शियर बढ़ रहा है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट पॉइंट ये है, एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट टाइम ये है, तो हमारा ये सेकंड एक्सपेरिमेंट टाइम हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसका जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप मान लीजिए 1/m है, और ये हमारे जो इक्वेशन मिलता है, ये हम बात कर सकते हैं। हमारा क्या है, रियोलॉजी, मतलब ये बात करें टाउ क्या है, तो टाउ है द यील्ड वैल्यू इंडिकेट्स द कोहेजन ऑफ द मटेरियल, मतलब उसमें कितना कोहेजिव है। और म्यू क्या है, कांस्टेंट हैविंग अ डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। जो कांस्टेंट है वो भी क्या है, विस्कोसिटी की डायमेंशन रखता है, और इसको हम कैसे बोलते हैं, प्लास्टिक विस्कोसिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक विस्कोसिटी इसको हम बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको पढ़ेंगे एक दो बार तो समझ में आने लगेगा। ये दोस्तों जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं बिंघम मॉडल। इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से डिस्क्राइब किया था रियोलॉजी को, क्रीप के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस पीडीएफ में आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपको 2 प्रीवियस सॉल्व पेपर मिलेंगे और 1 सॉल्व मॉडल पेपर मिलेगा। कुल मिला के हम लोग यहाँ पर 3 सॉल्व पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसको देख पा रहे होंगे, आपको इसका डिजाइनिंग कैसा है दोस्तों, बिल्कुल आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल बुक वाली फीलिंग आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 68 पेज का आपका ये पीडीएफ है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको फीचर दिए गए हैं। आप जिस क्वेश्चन को आपको देखना हो, आप वहाँ डायरेक्टली अगर सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चन के आंसर पर पहुँच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको फिर वापस आना हो तो आपको कॉर्नर में एक अप एरो का साइन मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके जस्ट आपको इस इंडेक्स पे आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो आपको सेकंड आपके प्रीवियस ईयर पेपर जाना हो तो आप नीचे वाले क्लिक करेंगे सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पर, फिर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। और यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे फिर वही दोस्तों है, आप यहाँ पे क्लिक करते ही जिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे अप एरो जो कॉर्नर में है वहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर की ओर जा पाएंगे। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आप यहाँ पे नीचे लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ से हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब से जा सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन पे जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली आपको नीचे वाले जो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे बाय नाउ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह ओपन होगा। ये दोस्तों आपको पहले ही इंटरमोजो का अकाउंट हो तो आप वहाँ लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे चेक कर यहाँ पे एज ए गेस्ट आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप कंटिन्यू करेंगे, चेकआउट नाउ करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नाम, अपना लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेगा। दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ही आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज में ओपन होगा, जिसमें आपको 25 रुपये यहाँ पे इसका पेज मिलेगा और साथ में आपको दोस्तों यहाँ पे कन्वीनियंस फीस मिलेगी जो आपको यहाँ पे इंस्टामोजो द्वारा चार्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ कुछ देर तक आपको प्रोसेसिंग चलेगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट देगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 रुपये प्लस 6 रुपये। दोस्तों ये तो इंस्टामोजो का ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पेमेंट टाइप मिल जाएगा, आप जो चाहे उसमें, चाहे भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम
पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जितने भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके द्वारा आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जब यहाँ पे आगे जाएंगे तो आप कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिख रहेगा पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपके पास आईडी होगी, नीचे आपके मेल आईडी पर भी एक लिंक जाएगा, एक मेल आएगा। फिर उसको जब आप उस मेल पर खोलेंगे तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे आपके पास आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका PDF नहीं डाउनलोड होता तो आप हमके इस रिसिप्ट के साथ, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको ये वाला रिसिप्ट मिला था, आप इस वाले रिसिप्ट के साथ हमको मेल लिख पाएंगे और हम आपको PDF सेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, हम आज का वीडियो देखते हैं और आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। What are the role of various ingredients of cement? What are the harmful compounds likely to be present in cement? तो दोस्तों जब हम पहले प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि पूछा था वेरियस कंपाउंड क्या क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पूछा है। दोस्तों दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। इंग्रेडिएंट्स में आज हम बात करेंगे क्या क्या लिखने वाले हैं। कंपाउंड हमने वहाँ बताया गया था जो हमारे 4 कंपाउंड है, C3H, C3S, C2S और C4AF, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे बात किए थे। लेकिन आज हम यहाँ पे सिलिका, लाइम, ये सब सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट है दोस्तों, आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे पहला दिया सीरियल नंबर। यहाँ पे बात करते हैं, पहला हमारा होता है लाइम। लाइम में दोस्तों हमारा होता है 60 to 67%। सिल्का हमारा होता है 7 to 25%। एलुमिना हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं Al2O3 3 to 8%। आयरन ऑक्साइड होता है 0.5 to 6%। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है सीमेंट में होता है 0.1 से 4% तक। सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है 1.3 से 3.0%। एल्कलीज हमारे जो होते हैं K2O और Na2O वो हमारे होते हैं 0.4 से 1.3। दोस्तों आप सोचेंगे हमने दूसरा डाटा याद किया है। जी हाँ दोस्तों, ये हर बुक में कुछ अलग अलग दे देते हैं, तो आपको जो डाटा याद हो दोस्तों वही लिखिएगा। ये आप इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। आपको जो याद है, जो वाला डाटा याद है किसी बुक का हो, वो भी लमसम दोस्तों इसी का होता है, तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यही कह रहे हैं तो आपको यही लिखना है। तो दोस्तों ये हमारे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो हमने बात कर दिया, लेकिन इनके इफेक्ट क्या होते हैं सीमेंट पर वो भी हमको यहाँ पर बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो कैल्शियम है उसके बारे में बात करेंगे। लाइम जो है हमारा उसका फार्मूला होता है CaO। तो यहाँ बोला गया इट्स प्रपोर्शन इज टू बी केयरफुली मेंटेन। इसका जो प्रपोर्शन है दोस्तों हमको आसानी मतलब कि ध्यानपूर्वक हमको इसको मिलाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है द लाइम इन एक्सेस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। यदि हमारे सीमेंट में क्या होता है लाइम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सीमेंट क्या होता है अनसाउंड होता है, मतलब कि उसमें प्रसार ज़्यादा होता है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होने लगता है। आप इसके लिए एक्सपेंशन वो ली चैटलियर एक्सपेंशन भी पढ़े होंगे, वो प्रोसीजर अपार्टस के नाम से सुने होंगे, जिसके द्वारा हम साउंडनेस का टेस्ट भी करते हैं। काज द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। क्या होता है वो वही वजह बोले ना, जिसमें क्या होता है सीमेंट एक्सपैंड करता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इफ द लाइम इज डिफिशिएंसी, यदि हमारे पास जो लाइम क्या है सीमेंट में कम है, द स्ट्रेंथ इज सीमेंट इज डिक्रीज्ड एंड इट इज काज द सीमेंट टू सेट क्विकली। और क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ की सीमेंट तो घटी जाती है और जो हमारा सीमेंट है जल्दी से सेट होने लगता है। ये जहाँ भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ सिलिका की। तो सिलिका क्या होता है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं सिलिका में क्या सीमेंट में क्या प्रॉपर्टी देता है। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ C2S एंड C3S। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए CT यहाँ पे क्या है सिलिका है, सिलिका ही तो है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, क्योंकि हमको C2S C3S हमारे सीमेंट में क्या होते हैं स्ट्रेंथ देते हैं। तो क्या करते हैं ये इस प्रकार से स्ट्रेंथ देता है। C2S और C3S के फॉर्मेशन से क्या होता है, ये हमको सीमेंट में हमको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज्ड, लेकिन बट एट द टाइम इट इज सेटिंग टाइम में गेट प्रोलॉन्ग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि सीमेंट में सिलिका की मात्रा अधिक है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ C2S C3S की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, जो सेटिंग टाइम है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी क्या होती है C2S C3S बड़ा देर में काम देती है, ये जमने में थोड़ी सहायता नहीं होती है, क्योंकि जमने में कौन सा रिएक्ट करता है C3 ये होता है जो हमको इनिशियल सेटिंग टाइम देता है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है। अब यहाँ बात आती है एलुमिना पे। दिस इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द टू द सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा होगा कि जब हम C3 मिलाते हैं तो यही हमको अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, C3 देता है। तो ये क्या है एलुमिना, तो एलुमिना तो ये दोस्तों यहाँ पे आया है। तो यही चीज़ बात हो रही है कि यही जो इंग्रेडिएंट है वो हमको सीमेंट में जल्दी जो सेट होती है, जो 30 मिनट वाला टाइम होता है या फिर और जल्दी जो टाइम हमको मिलता है वो एलुमिना कारण आता है, तो वहाँ पे हमको देती है। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड इट लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ये फ्लक्स की तरह काम करता है। जब हम इसको क्लिंकर को पिसाई करते हैं तो वो हमारे कम टेम्परेचर में भी क्लिंकर यहाँ पे क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। सॉरी दोस्तों, जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर होती है उसको कम जरूरत देना पड़ता है। यदि एल्यूमिनियम की मात्रा कम होती तो हमको क्लिंकर बनाने का क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ता। हाउएवर हाई टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सुटेबल टाइप ऑफ सीमेंट। लेकिन तब भी क्या होता है, अगर हम किसी
अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं, उसके लिए हमको कभी कभी ज़्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ जाती है। एंड हेंस द एलुमिना शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एज इट वीकन द सीमेंट। यदि हमको यदि एलुमिना अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, क्या होगा, सीमेंट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान लीजिएगा। 3 चीज़ देखिए ना आपने, क्या होता है, पहले क्विक सेटिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देता है, एक गालक की तरह काम करता है जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, जिस कारण हमको क्लिंकरिंग के लिए जो हम क्लिंकरिंग प्रोसेस उसके कम टेम्परेचर देना पड़ता है। और अगला होता है यदि एलुमिना अधिक मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे यदि अधिक मात्रा में तो ये क्या होगा, सीमेंट हमारा कमजोर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एलुमिना के कारण होती है। अगर आगे बात करें जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसा, दिस इंग्रेडिएंट इज इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम एंड इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ये हमको कहाँ मिलता है, जिप्सम से मिलता है। कहाँ से, जिप्सम से मिलता है। और क्या काम करता है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, जिसके कारण हमको कंक्रीट को प्लेस करने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिल जाती हैं कैल्शियम सल्फेट के कारण। आयरन ऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है, हार्डनेस देता है और सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। ये किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। वहीं अगर मैग्नीशियम काम करता है, इसको भी ध्यान देना है। दिस इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। क्या देता है, हार्डनेस भी देता है, कलर भी देता है सीमेंट को। लेकिन ए हाई सीमेंट ऑफ मैग्नीशियम मेक द सीमेंट अनसाउंड, मतलब कि सीमेंट को अनसाउंड बना देता है, जिस कारण उसमें एक्सपेंशन होने लगता है सीमेंट में। सल्फर की बात करें दोस्तों तो ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज यूजफुल टू मेकिंग अ साउंड सीमेंट। साउंड मतलब क्या दोस्तों, मतलब उसका जो वॉल्यूम है चेंज नहीं होने वाला, ये ध्यान दीजिएगा, उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा जब उसका टेम्परेचर या फिर इंक्रीज करें चाहे बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात आती है। इफ़ इट इज इन द एक्सेस द काजेज इन अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। क्या होता है दोस्तों, अगर इसके मात्रा बढ़ जाती है तो सीमेंट कैसा होता है, अनसाउंड हो जाता है, मतलब कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर उसमें वॉल्यूम की वेरिएशन, वॉल्यूम का वेरिएशन ज़्यादा होने लगता है। एल्कलीज की बात करें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं आप, इफ़ दे आर इन एक्सेस इन सीमेंट दे काज मेनी ट्रबल सच एज एल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शन। यदि अधिक मात्रा हो गया तो हमारे जो AAR रिएक्शन होती है उसके में यहाँ पे परेशानी होती है, फ्लोरिसेंस होने लगता है हमारे जो हमारे सीमेंट कंक्रीट होता है, अंडरस्टैंडिंग व्हेन यूज इन कंक्रीट ब्रेक वर्क और मेजनरी वर्क मोटार। जब उसको कंक्रीट में काम करें या फिर इसकी चिनाई में काम करते हैं, किसी भी काम में करते हैं तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस देखना पड़ जाता है और स्टेनिंग मतलब वहाँ धब्बे दिखने लगते हैं हमको। तो ये किसके कारण होता है, एल्कलीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे दोस्तों। वहीं पे हम आगे बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन 2 का भी, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर विथ अ नीट स्केच। हमारा प्लास्टिसाइजर किस प्रकार से काम करता है उसको एक फिगर के साथ यहाँ पे दिखाना है। मेंशन एनी 3 सुपर प्लास्टिसाइजर, और 3 सुपर प्लास्टिसाइजर के यहाँ पे नाम भी देने हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर मतलब किस प्रकार से काम करता है। द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज मेनली टू फ्लूइडिटी द मिक्स एंड इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मोटार और ग्राउट। ये क्या काम करता है कि जो मिक्स हमारे हैं उसको क्या करता है, फ्लूइडिटी मतलब बढ़ने की क्षमता देता है कि तो आसानी से वहाँ पे उसको फ्लो हो सके, और उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, कंक्रीट हो चाहे मोटार हो चाहे ग्राउट हो। तो जो इसके मैकेनिज्म दोस्तों हम इसको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला क्या होता है डिस्पर्जन के आधार पर, दूसरा हमारे रिटार्डिंग इफेक्ट के आधार पर क्या क्या होते हैं इसको हम बात करेंगे। तो पहले अगर बताएं मतलब मैकेनिज्म 2 प्रकार से हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन क्या होता है और किस प्रकार से मैकेनिज्म काम करता है। तो सीमेंट बीइंग इन द रिफाइंड स्टेट विल हैव टेंडेंसी टू फ्लक्चुएट इन विन कंक्रीट। क्या बात की गई, जो सीमेंट होता है एक फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है वेट कंक्रीट जब उसमें पानी मिलाते हैं तो फ्लक्चुएट होने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ये समझिए फ्लक्चुएटिंग मतलब जैसे इस प्रकार से एक दूसरे से ऐसे चिपकने लगते हैं, फ्लक्चुएटिंग होती है। दिस फ्लक्चुएशन इंट्रैप्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्स। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हमने उसको मिलाया, देखिए दिस फ्लक्चुएशन इंट्रैप्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्स व्हेन प्लास्टिसाइजर आर एडेड दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सीमेंट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इसमें से देखिए यहाँ पे इंट्रैप्स, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंट्रैप्स है, यहाँ पे बीच में स्पेस भी होगा, तो यहाँ पे क्या आता है जब वाटर को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है वो सारे वाटर यहाँ पे कुछ अंदर मौजूद हो जाते हैं, और जब वहाँ प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं तो क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीमेंट पार्टिकल वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द चेंज, जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, जब प्लास्टिसाइजर यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे तो उसके क्या होते हैं पॉलीमर को चेंज कर देते हैं, जिस कारण यहाँ पे सीमेंट पार्टिकल्स क्रिएट ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सीमेंटिव फोर्स यहाँ पे अलग अलग सीमेंट है जिसके बीच एक रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, जो उसके अट्रैक्टिव को मतलब पहले क्या सीमेंट चिपके रहते थे, जब चिपके रहते थे तो वहाँ पे जब रिपल्सिव फोर्स आएगा तो सीमेंट कण दूर दूर होने लगेंगे। तो दिस रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, इसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल, विच डिपेंड्स बेस्ड ऑन द सॉलिड कंटेंट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज्ड। जो हमको जो इसमें कितने सॉलिड कंटेंट मतलब कितने सीमेंट पार्टिकल है उसके बारे में, और जो वहाँ पे कितना प्लास्टिसाइजर यूज किए हैं उसके बारे में ये बात तो हमारा निर्भर करता है, जो जेटा पोटेंशियल होता है। द ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द सीमेंट पार्टिकल्स आर डिफ्लोरेटेड एंड डिस्पर्स्ड।
अब क्या होगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स हुआ तो जो उसके फ्लैकुलेट जो पार्टिकल थे जो मतलब एक दूसरे से चिपके तो क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स का दूर दूर चले जाएंगे और उसमें जो वाटर होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, जो हमारे पार्टिकल हैं डिफ्लॉकुलेट हो जाएंगे और डिस्पर्ज हो जाएंगे। व्हेन द सीमेंट पार्टिकल आर डिफ्लॉकुलेटेड द वाटर ट्रैप्ड इनसाइड द फ्लॉक्स गेट्स रिलीज। क्या होगा, वही चीज़ बोले ना कि जो वाटर उसके अंदर बंद थे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे एंड बिकम्स अवेलेबल टू फ्लूइडिटी द मिक्स फ्लूइडिटी। उससे क्या होगा, वो कंक्रीट में अवेलेबल हो जाएंगे, कंक्रीट में फ्लूइडिटी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे ताकि वो आसानी से फ्लो कर सके, मतलब वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मोरओवर इन द फ्लॉकुलेटेड स्टेट देयर इज इंटर पार्टिकल फिक्शन। फ्लॉकुलेटेड स्टेट में जब हमारा फ्लॉकुलेट था, चिपके थे एक तरफ से, तो उसमें क्या होता था कि उसके बीच में अंदर मतलब कि पार्टिकल के बीच में क्या होता था, फ्रिक्शन होता था, जिसके वजह में पार्टिकल से पार्टिकल हो सकता है या फिर फ्लॉक्स से फ्लॉक्स हो सकता है। लेकिन क्या होता है, बट इन द डिस्पर्ज स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन बिटवीन द सीमेंट पार्टिकल्स द इम्पैक्ट इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। जब हमारा जो वाटर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उससे रिलीज हो जाएगा, तो जो उसका कारण है वो क्या करने का, लुब्रिकेशन का काम करेगा और हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है डिस्पर्जन के कारण। अब तो सेकंड बात ये भी आती है रिटार्डिंग इफेक्ट क्या होता है। एज मेंशन्ड अर्लियर द प्लास्टिसाइजर गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड फॉर्म द थिन शीथ। अब क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल में जब यहाँ पार्टिकल है कोई सीमेंट का, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लास्टिसाइजर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे एक पतली सी परत बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम थिन शीथ हो गई। which inhibit the surface hydration of the cement as long as sufficient plasticizer molecules are available at the particle solution interface। अब मान लीजिए यहाँ भी कोई पार्टिकल है, अब यहाँ पे एक पतली परत है इसके ऊपर भी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके हाइड्रेशन को रोकेंगे, हाइड्रेशन को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पतली सी परत जम गई है। जब तक वाटर सीमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा तब तक हाइड्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे एक पतली परत हो जाती है जिसका ये हाइड्रेशन स्टार्ट नहीं करते। द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल प्लास्टिसाइजर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज एज द पॉलीमर गेट इंट्रैप्ड इन हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। अब क्या होगा, धीरे धीरे जिसमें जो पॉलीमर बनेगा, अब क्या होगा, धीरे धीरे वाटर से रिएक्ट करना होगा, पहले वो वाटर इससे रिएक्ट करेगा, फिर जब क्या होगा, जब वाटर से पॉलीमर से रिएक्ट कर जाएगी बाहर पतली परत तब उसके बाद सीमेंट से यहाँ पे रिएक्ट करना होगा। तो मतलब यहाँ पे एक रिटार्डर का काम कर देता है ये हमारा प्लास्टिसाइजर भी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ हमको बोलते हैं इसको हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस सिमिलटेनियसली। मतलब यहाँ पे एक मैकेनिज्म नहीं, कई सारे मैकेनिज्म यहाँ पे काम करते हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। आइए हम देखते हैं वो क्या क्या हैं। अगर पहले बात करें रिडक्शन इन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पहले जो क्या है, वाटर का काम होता है सरफेस टेंशन, उसको सरफेस टेंशन को घटा देते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट। अब वो सीमेंट के हर सीमेंट पार्टिकल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें रिपल्सन मतलब कि प्रतिकर्षी बल उसमें इंड्यूस कर देते हैं, उसमें उत्पादन कर देते हैं, उत्पत्ति हो जाती है। लुब्रिकेटिंग फिल्म बिटवीन द सीमेंट पार्टिकल्स। और क्या होगा, जो सीमेंट पार्टिकल्स में क्या होता है, लुब्रिकेशन हो जाता है, जिसमें उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्पर्जन ऑफ सीमेंट ग्रेन्स रिलीजिंग वाटर ट्रैप विद इन द सीमेंट फ्लॉक्स। जो हमारे सीमेंट फ्लॉक्स के अंदर हमारे जो वाटर थे जो पकड़े हुए थे उसमें जमे हुए थे, उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देती है। तो हम भी हमारे वर्केबिलिटी में काम आ जाती है, फ्लूइडिटी में काम आती है। इनहिबिट द सरफेस हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स लिविंग मोर वाटर टू फ्लूइडिटी द मिक्स। अब क्या होगा, जब वाटर जो है जो सरफेस मतलब हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाला था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो वो वाटर हमारा अवेलेबल कैसे हो जाएगा, वर्केबिलिटी के लिए, मतलब कि मिक्स के फ्लूइडिटी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द हाइड्रेशन प्रोडक्ट। अब जो यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोडक्ट है, मतलब कि जो हमारी हाइड्रेशन प्रक्रिया है उसकी जो शेप और साइज है उसको चेंज कर देगा। मॉर्फोलॉजी मतलब यहाँ पे होता है शेप एंड साइज को चेंज करके यहाँ पे वो भी यहाँ पे बात करता है। इंड्यूस स्टेरिंग हिंड्रेंस प्रिवेंटिंग पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के से कारण क्या करता है, उत्पन्न होता है, जिसका वहाँ पे पार्टिकल से पार्टिकल का कॉन्टैक्ट जो है रुक जाता है, जिसमें वहाँ पे भी फ्लूइडिटी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैकेनिज्म काम करते हैं। दोस्तों आप इसको एक बार PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़िएगा, जो वर्ड ना समझ में गूगल कर लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात करना था, स्केच बनाना था, तो आप इस यहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, जब वाटर मिलाया तो सीमेंट कुछ इस प्रकार से था। ये हमारे दोस्तों हमारे सीमेंट है, ये हमारे क्या है, सीमेंट है। अब बीच हमारा क्या है, वाटर है। और वाटर बीच में फंसा हुआ है। अब वाटर का यहाँ पे क्या काम है, वाटर अगर यही बाहर होता तो हमारे सारी बहुत सारी चीज़ें काम कर लेती। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन जब हमने प्लास्टिसाइजर मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पॉलीमर काम कर दिया, यहाँ पे थिन शीट बना दिया, जिसका इसमें क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन हो गया। रिपल्सिव देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे से भागने लगे। जब ये एक दूसरे से भागेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अंदर वाटर था वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्लास्टिसाइजर काम करता है। आप इसको फिगर को आसानी से, बिल्कुल सिंपल फिगर दोस्तों मैंने आपको लिए दिखाया है ताकि आप इसको एग्जाम में आसानी से बना सकें। तो यही दोस्तों यहाँ पे होता है द इफेक्ट ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर ऑन द सीमेंट पार्टिकल फ्लॉक। यही भी हमारा जो इफेक्ट होता है फ्लॉक पे, यही होता है दोस्तों। ये जो है इसी को हम बोलते हैं फ्लॉक, मतलब कि इकट्ठा हो जाना सभी को।
इकट्ठे में। तो यहाँ पे बोला गया था कि मेंशन 3 सुपर प्रेशर को मेंशन भी करना था, तो ये इसका नाम इस प्रकार है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों आपके लिए नया हो क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन दोस्तों ये यही है, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट। अब यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं SMF, मतलब कि सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड आता है हमारा सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट। और लास्ट में आता है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट। तो यहाँ पे दोस्तों एल अलग हो जाता है, जैसा अलग, तो मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट इसको हम एवलेस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के सुपर प्रेशर होते हैं जो इसको हम यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन 2 का C, तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और सारी चीज़ें आगे में हम यहाँ बात करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन था डिजाइन ए कंक्रीट मिक्स M30 ग्रेड। कौन सी ग्रेड है दोस्तों, यहाँ पे M30 दी हुई है, उसकी हमको कंक्रीट की डिजाइनिंग करनी है। टेक का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 MPa, जो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, यहाँ पे हमको दे रखा है 5 MPa लेना है। द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट आर 2.75 एंड 2.62। ये क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी दी रखी है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के। कोर्स एग्रीगेट के 2.75 है और फाइन एग्रीगेट की 2.62 है। दोस्तों इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आइए, द बल्क डेंसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज 1610 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी है दोस्तों, यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी है। और फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इज 2.70, ये किसकी है, फाइनेंस मॉडुलस है। ए स्लम्प ऑफ 60 mm इज नेसेसरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 1%। मतलब कि जो हमको स्लम्प रखना है वो 60 में रखना है, जो वाटर कोर्स एग्रीगेट के वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हमारी 1% है, और फ्री मॉइस्चर इन फाइन एग्रीगेट इज 2%, और हमको फाइन एग्रीगेट में 2% हमारा मॉइस्चर वहाँ पे मौजूद भी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बोला है कि डिजाइन द कंक्रीट मिक्स यूजिंग IS कोड मेथड। हमको यहाँ पे IS कोड ही एग्जाम में पूछता है, और दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी इसके पूरे स्टेप भी देने लिख देते हैं, कौन कौन से हमको स्टेप होते हैं। तो अब यहाँ पे और बोल रहा है कि एज्यूम एनी मिसिंग डाटा। दोस्तों हाँ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारी डाटे नहीं दिए हुए हैं, जैसे आपको पता चलता है कि कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ये भी बता, एग्रीगेट का जो जोन है वो कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ नहीं दी हुई है। तो इसको हमको क्या करना है, एज्यूम करना है अगर कोई भी मिसिंग डाटा हो तो। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम बढ़ेंगे। तो मिक्स डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट IS मेथड यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। तो जो डाटा दिया दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे ऊपर पढ़ ही लिए कि जो ग्रेड दिया वो M30 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन खुद ही दे रखा है 5 MPa, अगर नहीं देता तो ग्रेड के साथ हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन टेबल से मानते। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना दिया 2.75, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट दिया 2.62। बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दोस्तों हम कोर्स एग्रीगेट को शॉर्ट में CA लिखेंगे ताकि आप कहीं कंफ्यूजन ना हो, और फाइन एग्रीगेट को हम लिखेंगे FA लिख देंगे। तो यहाँ पे उसकी बल्क डेंसिटी दी हुई है 1610 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइनेंस मॉडुलस दिया है किसका, एग्रीगेट फाइन सैंड का 2.70। स्लम्प हमको जो रिक्वायर्ड चाहिए वो दिया है 16 mm। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है किसका दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट का, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब कि दोस्तों जब हम वाटर मिक्स करेंगे तो इतना वाटर उसमें से ले लेगा, सोख लेगा, तो ये 1% इसमें चला जाएगा। और यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है 2%। इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही मॉइस्चर क्या है, अवेलेबल है, 2% मॉइस्चर इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डाटा दी हुई हैं, और यहाँ पे दोस्तों एज्यूम किए हैं। अब दोस्तों सोचेंगे आप एज्यूम कैसे करना है, तो आप इसके लिए छोड़ दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो डाटा लगेगा तो आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा तुरंत। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, अभी आप कैसे सोचेंगे कि इतना डाटा एज्यूम करना है, कौन कौन सा कितना लेना है, तो क्या करिएगा अभी आप इसको ऐसे पढ़े रहने दीजिएगा, एज्यूम डाटा लिख कर इतना गैप छोड़ दीजिएगा, जो वहाँ पे वैल्यू लगती हो उसको अपने से एज्यूम कर लीजिएगा, या फिर जो उसके लमसम हो जो आपको पता होगी। जैसे यहाँ पे हमने माना क्या है, टाइप ऑफ एक्सपोजर कैसे मान लिए, सेवर मान लिए हैं, क्योंकि M30 कंक्रीट वही यूज करते हैं जहाँ कंडीशन थोड़े हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ऐसी भी हो सकता है। बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट मान लिए 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड है हमारा 1680 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे ग्रेडिंग जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है, थर्ड जोन हम माने यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना है 3.15। ये सब दोस्तों एज्यूम किया गया है, इतना डाटा पूरा एज्यूम किया गया है। अब इसके लमसम भी कुछ मान सकते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm माने दोस्तों, क्योंकि 20 mm से अगर हमको सॉल्यूशन करना तो बड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि सारी डाटा हमको यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज नहीं करने पड़ते। और क्रस्ड होता है दोस्तों, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी डाटा वैसे के वैसे रख दिया जाता है। अगर वहीं पे एंगुलर माने, सब एंगुलर माने तो कई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमको इसको सिंपल से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में हमको 7 नंबर लाने हैं और मार्क्स लेने हैं, ना कि इसको टॉप करना है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर यहाँ से हमको लेना है, पूरा लेना है, और क्वेश्चन को सॉल्व मतलब ईजी रखते हुए हमको करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ बात करते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ पहले निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमको M30 मतलब कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की, M30 मतलब 30 MPa तो चाहिए, लेकिन हम जो डिजाइन करेंगे इसको ज़्यादा लेकर करेंगे ताकि हमको साइड पे इतनी मिल जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, FT = FCK + 1.65 सिग्मा। सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, FCK हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आफ्टर 28 डेज, और जो क्यूब है जो हम टेस्ट करते हैं, FT हमारा जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है जिसको ध्यान रख करके हम कंक्रीट को डिजाइन करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5, अगर नहीं देता दोस्तों तो हमारा टेबल है, यहाँ पे हम मानते हैं M10 M15 के लिए 3.5, M20 M25 के लिए 4.0, और यहाँ से M30 M35 M40 45 के लिए यहाँ पे मानेंगे 5। इस प्रकार हम यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे हमको दे रखा है 5, तो हम इसको मान लगते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लमसम में 39 MPa, क्योंकि दोस्तों हमको कम नहीं लेना है, ज़्यादा ले सकते हैं, अगर ज़्यादा के लिए डिजाइन करेंगे हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हम लमसम मान लिए कैलकुलेशन में 39 MPa के लिए हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे जो हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगा। तो ये दोस्तों हमारा स्टेप पहला हो जाता है कि हमको टारगेट मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालना है, और दूसरा हमको वाटर सीमेंट रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे हम एक टेबल देखते हैं, क्योंकि हमको M30 चाहिए और एक्सपोजर कैसा हमारा सेवर एक्सपोजर है। तो हमारा जो टेबल यूज होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे हम ये इस टेबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन कैसा है दोस्तों, सेवर है, और यहाँ पे मिनिमम ग्रेड कंक्रीट कितनी चाहिए हमको, M30 चाहिए। तो यहाँ पे RCC वाले में आएगा, तो यहाँ पे दो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, एक चाहिए कि मिनिमम सीमेंट कितना चाहिए, दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको जो रिक्वायर है वो वाटर सीमेंट रेशियो की है, तो हम इसलिए यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिखे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। तो यहाँ पे इस चीज़ का सेकंड स्टेप हमारा आता है वाटर सीमेंट रेशियो का डिसाइड करना, डिटरमाइन करना। तो हम यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो पा गए कि हमको कितना रखना है। अगर हम और आगे चलें तो उसके बाद हमारा क्या आता है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिएगा सिलेक्शन ऑफ फ्री वाटर कंटेंट। अब हमको वाटर कितना रखना है ये भी हमको ध्यान देना है। अब इसके लिए क्या होगा, अगर हम देखें 20 mm नॉमिनल साइज जो हमने बाल किया था वहाँ पे, इसलिए हम 20 mm मापे थे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमको 20 mm नॉमिनल साइज ले रहे हैं एग्रीगेट, तो इसके लिए हमको जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट चाहिए वो कितना चाहिए, 186 चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, या फिर वाटर मैक्सिमम है दोस्तों। और वो किसके लिए है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाटर सीमेंट जो है, ये वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 25 से 50 mm स्लब जब हमको चाहिए तब इसके लिए है। जब हमारा स्लम्प कितना होना चाहिए, 25 से 50 mm के लिए, तब हमारा 186 होना चाहिए। अगर हमारा वाटर स्लम्प हमारा चेंज कर रहा है तो हमको यहाँ पे वाटर कंटेंट भी चेंज करना होगा उसी रेशियो में। अभी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि फॉर 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट 186 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमको वाटर चाहिए था 1 मीटर क्यूब के लिए, और यहाँ पे कितना बोला गया, 25 से 50 mm स्लम्प के लिए। लेकिन जो हमको रिक्वायर्ड स्लम्प है वो कितना है, 60 mm। अब यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए अगर हमारा 50 mm तक, मान लीजिए 50 mm तक होता हमारा ये सही था, अगर 50 के अगर फिर 25 का अगर अंतराल होता है, 75 हो गया या फिर 100 हो गया, तो यहाँ पे 3% हम वाटर और इंक्रीज कर देते हैं, कितना 3%। तो अगर दोस्तों यहाँ पे कितना है, 60 है, तो यह 25 से कम है, इसलिए यहाँ पे हम इसका वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं। यदि आपको चाहिए तो आप इसके हिसाब से 3% के हिसाब से इसका जो निकलेगा 60 mm का आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रखने के लिए इसलिए हम इसको ज़्यादा रखे नहीं है। तो नहीं तो आप 50 निकालेंगे और ज़्यादा 60 निकालेंगे, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, मात्र 3-4 लीटर का अंतर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ किए नहीं है, ठीक है। 10 वाटर कंटेंट इज 186 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे इस प्रकार लिख दिए, इसलिए हम यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं किए हैं। कब किया जाता, यदि हमारा 50 के आगे कोई भी, यदि हर 25 से 25 mm स्लम्प के लिए 3% हमारा क्या होता है, वाटर इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा वाटर कंटेंट हो गया हमारा कितना, 186, और हमारा WC रेशियो कितना हो गया, 0.45। अब हम यहाँ से सीमेंट निकाल पाएंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अगला हमारा स्टेप भी वही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट कितना होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा WC हमारा 0.45 है, तो यहाँ पे C हमारा हो जाएगा 186 बाई 0.45। तो हमारा जब C इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 186 डिवाइडेड बाई 0.45, तो हमारा सीमेंट की मात्रा निकल के आएगी 413.33 kg। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप याद रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों टेबल देखिएगा, टेबल यदि आपके पास ना मौजूद हो तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे PDF का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं और एग्जाम के लिए आप क्वालीफाई भी कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस एक सैम्पल पेपर भी यहाँ पे मौजूद है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप इसको जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप इसको पढ़ पाएँ। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आता है कि लेकिन मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन फॉर सेवर कंडीशन इज कितना है, 320। हमको मिनिमम 320 प्रोवाइड करना है। अब ये कहाँ से है दोस्तों, ये भी आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, तो इसको हम पहले बता दिए थे।
जो हमने पहला टेबल देखा था यहाँ पे देखिए, सीवर कंडीशन के जो हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 320 है। तो वही चीज़ हम वहाँ पे लिखे हुए हैं, ना कि हम कहीं से उसको पुटअप किए हैं दोस्तों, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पे दिया है वही कर रहे हैं। और जो हमने निकाला है हम कितना उसको प्रोवाइड करवा कितना रहे हैं 413 किलोग्राम, तो मतलब कि उससे ज़्यादा ही है, मिनिमम ये होना चाहिए लेकिन हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब कि ये हमारा क्या है कंक्रीट ओके है, इतना हम सीमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा वाटर हो गया, यहाँ पे निकाल लिए कितना वाटर लगेगा कितना सीमेंट लगेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे और कितना हमारा सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा उसकी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ CA एंड फाइन एग्रीगेट, तो यहाँ पे हम जो ग्रेड जोन बात किए थे वहाँ पे हम इसको देखेंगे। अब ग्रेड जोन हम क्या माने थे, थर्ड माने थे। ग्रेड जोन कितना था, थर्ड देखा था, आप PDF डाउनलोड करेंगे, आप इसको साथ खोले रखिए ताकि आप उसको देख पाएँ। तो ग्रेड जोन थर्ड था और नॉमिनल साइज एग्रीगेट कितना था 20 mm। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना होगा 0.64। लेकिन दोस्तों यहाँ याद रखिएगा ये जो हमारा है 50 mm स्लम्प के लिए है, कितना 50 mm वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, 50 mm वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। और हमको वाटर सीमेंट रेशियो रख कितना रहे 0.45, मतलब कि यहाँ पे हमको करेक्शन करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम करेक्शन बात करते हैं कैसे करना होगा। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया ना कि हमको कितना रखना चाहिए P, मतलब वॉल्यूम फ्रैक्शन का हम यहाँ डिनोट करते हैं P से। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 0.64। तो ये बोला गया वॉल्यूम प्रपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट 20 mm नॉमिनल साइज मैक्सिमम साइज ऑफ टोटल एग्रीगेट टू जोन थर्ड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर 0.50 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेबल 0.64। ये आप कहाँ से बोले दोस्तों, हम पूरा टेबल से बोले। और जो ये टेबल है दोस्तों ये इसको ध्यान दीजिएगा 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है। अब हमको चाहिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे करेक्शन करेंगे। और रेफरेंस हमारा कितना है 0.50, तो हमको यहाँ पे करेक्शन करना होगा। करेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। एज द सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो ये लोअर बाय 0.05 फ्रॉम द रेफरेंस वैल्यू, क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो 0.50 ये था, हमको चाहिए 0.45 चाहिए, और यहाँ पे हमको 0.05 क्या मिल रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो हमको कम करना पड़ रहा है रेफरेंस वैल्यू से। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, किसकी बात करें तो कोर्स एग्रीगेट की भी बात कर रहे हैं। जो P है हमारा कोर्स एग्रीगेट का फ्रैक्शन है, ना कि फाइन एग्रीगेट का, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है इंक्रीज 0.01, क्यों इंक्रीज हो गया ये देखती है, ये जो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा कैसे इसको वेरी करते हैं। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.01 क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए कितना 0.01 फ्रैक्शन हमको ऐड करना होगा, मतलब कि 1% हमको इंक्रीज करना होगा। अगर वहीं पर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा हो तो हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम क्या होगा कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो यहाँ हमने 0.01 क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमारा कितना हो गया 0.64 से हमारा हो गया 0.65। तो हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब यहाँ बात करेंगे फॉर क्रस्ट एग्रीगेट, क्रश है तो इसलिए यहाँ पे कुछ हमको नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ CA नीड टू बी इंक्रीज सुटेबली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। क्रश एग्रीगेट है तो आपको पता होगा किस तरह से क्रश किए हैं, उसका ग्रेडिंग क्या होगी वो आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेस पर जो हमको इंक्रीज करना होगा वो इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं हैं। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना हो गया, क्योंकि टोटल हमारा 100% होगा वॉल्यूम, तो उसमें से हमारा 0.65 कितना हो गया, किसका हो गया यहाँ पे 65 हमारा हो गया कोर्स एग्रीगेट का। तो फाइन कितना हो जाएगा 100 - 1, तो इसको अगर परसेंट निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 - P हो जाएगा। तो 1 - P मतलब कि यहाँ पे फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आ गया 0.35। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे टोटल एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना आएगा, टोटल का बात करें एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो इसके लिए दोस्तों हमको फार्मूला जो रखना है ये ध्यान दीजिएगा, VA मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट, टोटल एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे 1 - V + C/SC मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस वाटर का हो गया हमें अपान W/1000 प्लस S बाई यहाँ पे SS × 1000। अब ये क्या है दोस्तों, इसको सारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो V है ये दोस्तों एयर कंटेंट है मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब कंक्रीट। एयर कंटेंट होना चाहिए मीटर क्यूब में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक मीटर क्यूब कंक्रीट के आयतन के लिए होना चाहिए। तो एक मीटर क्यूब कंक्रीट के आयतन के लिए हमको कितना एयर कंटेंट होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। C हमारा है मास ऑफ सीमेंट, मतलब कि सीमेंट का मास है, और उसकी SC क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है। W हमारा क्या है यहाँ पे मास ऑफ वाटर है,
और 1000 से डिवाइड करना है। एस हमारा क्या है, जो सुपर प्लास्टिसाइजर यहाँ मानते हैं कि हम वहाँ पे एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं हमारे वर्कबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे एस हमारा है मास ऑफ एडमिक्सचर, जिसको बोलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, और एस एस हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर। तो हमको यहाँ पे ना तो एयर कंटेंट दिया हुआ है, ना तो सुपर प्लास्टिसाइजर दिया है कि हम उसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो हमारा जो फार्मूला बने केवल ये बनेगा VA इक्वल टू 1 माइनस C/SC मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस W बाई 1000। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मास निकाल लिया सीमेंट का, और वाटर का भी मास निकाल लिया था ऊपर। तो यहाँ पे बात करेंगे VA इक्वल टू 1 माइनस सीमेंट का हमने निकाला था 430.33। तो यहाँ पे ये चीज़ रखे, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको जो सीमेंट की दे रखी थी, या फिर हम नहीं सॉरी दोस्तों इसको हमने एज्यूम किया था क्योंकि यहाँ पे देने रखी थी। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था, इसको यहाँ पुटअप किया, प्लस यहाँ पे वाटर निकाले थे। वाटर का जो वेट था वो 186 था लीटर जो बात किए थे, और यहाँ पे 1000 से डिवाइड किए। जो यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉल्यूम आया वो आया 0.683 मीटर क्यूब। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा 6 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है जो हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारा 7 पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ये दोस्तों टोटल निकाले थे, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, फाइन के लिए निकालना है, कोर्स के लिए अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल एब्सोल्यूट वैल्यूम आया उसको जो इसका परसेंटेज था या फिर इसका पोर्शन था उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने निकाला था पी कोर्स एग्रीगेट के लिए, पी देखिए VCA लिखा है, CA मतलब कोर्स एग्रीगेट, वैल्यू मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यूम। तो यहाँ पे बात करेंगे V और यहाँ पे P इंटू VA। तो यहाँ पे 0.65 मल्टीप्लाई बाई 0.683 इक्वल टू 0.44 मीटर क्यूब। और दोस्तों समझ में आया होगा, ये VA ये है और P हमारा यहाँ पे जो ऊपर निकाले थे ये वाला है, ये है, और फाइन एग्रीगेट के लिए हमने ये रखा। तो यहाँ देखिए फाइन अगर जब निकालेंगे तो वही चीज़ किए क्या, FA इक्वल टू 1 माइनस P इंटू VA। तो इसको बात करेंगे तो ये आएगा 0.35, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आया हमारा 0.239 मीटर क्यूब। ये हमारा निकल के आया एब्सोल्यूट वॉल्यूम किसका, फाइन और कोर्स एग्रीगेट का। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें इसका कंटेंट निकाल लेंगे कि इसका वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंटेंट निकालें तो इसका कोर्स एग्रीगेट का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई 1000 इंटू VCA जो हमारा इसका वॉल्यूम निकल के आया एब्सोल्यूट वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का। तो हमारा कोर्स एग्रीगेट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था वो था 2.75, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 0.44। तो ये हमारा आया 1221 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि हमको कोर्स एग्रीगेट जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाता है फाइन एग्रीगेट निकालेंगे। तो यहाँ पे CFA इक्वल टू निकल आएगा SFA मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू VFA। ये किसका है, वॉल्यूम प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ देखिए CFA 2.62 मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू 0.239। यहाँ पे देखो तो ये निकाला था 0.239, तो ये हमने यहाँ पुटअप किया। तो हमारा CFA आ गया 626.399 kg पर मीटर क्यूब। अब समझ में आया होगा हमको, यहाँ पे देखिए फाइन एग्रीगेट का कितना कंटेंट होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए उसको निकाल लिए, और कोर्स एग्रीगेट का कितना वेट होना चाहिए इसको निकाल लिए। अब अगला पॉइंट आता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं तक करके छोड़ देते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, लेकिन वहाँ पे दे रखा है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, ये सब चीज़ हमको ध्यान देनी है। तो अब बात क्या आती है, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट में क्या है दोस्तों, वहाँ पे 2% हमारा क्या है, वाटर पहले से मौजूद है। मतलब कि वो क्या करके, अगर वाटर वहाँ मौजूद है तो उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, जो वाटर जो उसका मतलब निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, जो उसमें इसका वेट होगा, और ड्राई वॉल्यूम कम होगा। तो हमने यहाँ पे तो ड्राई वेट निकाला ना, तो हम टोटल वेट निकालेंगे जिसका एब्सोल्यूट वेट होगा उस समय। तो क्या होगा, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट तो 2% इंक्रीज हो गया, तो 1 प्लस 2% उसको भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.02। इसलिए यहाँ पे हमने 626.311 से 1.02 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आ गया 638.84 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गया फाइन एग्रीगेट का। यहाँ पे क्या था, 2% मॉइस्चर कंटेंट मौजूद था। लेकिन यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की बात करें दोस्तों, तो क्या करता था, 1% इसका वाटर एब्जॉर्प्शन था। मतलब कि जब इसमें वाटर मिलाएंगे तो वाटर सोख लेगा। तो ये क्या होगा, इसका वेट हमको कम रखना है, क्योंकि अभी सोखेगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करिए, उसको 100 मास से माइनस 1% इसको हम माइनस कर दिए। तो यहाँ पे आया गया 1221 मल्टीप्लाई बाई 0.99। तो हमारा 1208.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा आ गया वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ वाटर करना है। वाटर क्योंकि इसमें कुछ वाटर ये पहले खुद ही देगा मिलाने के बाद, ये कुछ सोखेगा, तो इसमें टोटल कितना रेंज आएगा तो बात करेंगे। तो यहाँ पे याद करते हैं हम, यहाँ पे देखिए 186 हमको वाटर चाहिए था, उसमें क्या होगा कि इसमें तो 2% इसका भी वाटर मौजूद है। तो 626.31 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो इसका जो वाटर होगा इसमें ऐड कर दिए, कितना वाटर हमको आ गया। लेकिन इसमें भी कुछ वाटर हमको, ये वाटर सोखेगा, तो इसको हम माइनस कर दिए 1221 × 0.01।
तो ये हमारा आ गया 186.31 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमको यहाँ पर क्या क्या मिल गया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमको जो चाहिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं। 1 मिनट दोस्तों, देख लिए क्या क्या हमको मिल गया। वैसे हम नीचे टेबल बना दिए हैं, देखिए हम क्या क्या मिला। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया, प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। नॉमिनल वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.45, हमने पहले ही रख दिया था, उसको हमने टेबल के हिसाब से देखा था। वाटर कितना मिला दोस्तों हमको यहाँ पे देखिए 186.31, तो हमने यहाँ पे रखा। सीमेंट कितना हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, अभी हमने सीमेंट निकाला था पहले दोस्तों, वही हमको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। हमारा 413.31 था हमारा, 413.31 कहाँ निकाला दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। जब हमने वाटर सीमेंट रेशियो का कंटेंट निकाला था तो वहीं पे था दोस्तों। आप इसको यहाँ पे 1 मिनट हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये दोस्तों देखिए 413.33 किलोग्राम, ये हमारा था वेट ऑफ सीमेंट। तो वही चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे इसको रख दिए हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन एग्रीगेट कितना आया था यहाँ पे दोस्तों, भी हम निकाला 638.84 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट क्या आया, यहाँ पे आया था 1208.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दोस्तों हमारा वॉल्यूम वेट के आधार पे हो गया। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो इसको हम क्या करेंगे, सीमेंट के आधार पे हम इसको निकालेंगे तो हम इससे सबको डिवाइड कर देंगे 413.33 से। तो हमारा कुछ इस प्रकार से रेशियो निकल गया, 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो हो जाएगा वाटर का सीमेंट से, और फाइन का एग्रीगेट का सीमेंट से कितना आ जाएगा 1.54, और कोर्स एग्रीगेट का सीमेंट से आ जाएगा 2.92। दोस्तों ये चीज़ हमको ऐसे इस प्रकार निकालना होता है। हमारा जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रीप एंड द टाइम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन कंक्रीट। पहले क्रीप क्या होगा वो समझेंगे, फिर टाइम के साथ कैसे डिपेंड है वो भी समझेंगे, और इफेक्ट क्या पड़ता है क्रीप का वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। पहला हमारा देखा आंसर आता है, द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट। कंक्रीट में स्ट्रेन मतलब दोस्तों विकृति, मतलब उसके शेप या साइज में चेंजेज विद द टाइम अंडर द सस्टेन्ड स्ट्रेस इज टर्न एज क्रीप। दोस्तों हुक्स लॉ तो आपने बहुत पढ़ा होगा, जहाँ पे स्ट्रेस आएगा वहाँ पे स्ट्रेन आएगा। तो बस उतना ही अंतर है कि जब कंक्रीट में स्ट्रेन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। बस छोटा सा, इसके बारे में आप आराम से समझ जाएंगे और ये याद भी रहेगा। द श्रिंकेज एंड ए क्रीप अकर सिमुलेटेनली एंड दे आर एज्यूम टू बी एडिटिव फॉर सिंपलिसिटी। क्या होगा दोस्तों, क्रीप के साथ साथ उसमें श्रिंकेज भी आता है और दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एडिटिव कांस्टेंट यहाँ पे हो जाता है। व्हेन द सस्टेन्ड लोड इज रिमूव्ड, जब हम उस पर कोई लोड दिए थे उसको हटा लेते हैं तो स्ट्रेन डिक्रीज इमीडिएटली बाय द अमाउंट ऑफ इक्वल टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द गिवन एज। जी हाँ दोस्तों, कंक्रीट में 2 चीज़ें होती हैं, एक इलास्टिक स्ट्रेन होती है, एक प्लास्टिक स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी के कारण जब हम लोड घटा लेते हैं तो समझो इलास्टिक स्ट्रेन होती है, उसके कारण जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या होता है, जो स्ट्रेन आता है दोस्तों वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द इंस्टेंटेनियस रिकवरी इज देन फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्ट्रेन। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन का डिक्रीजमेंट आने लगता है, जिसको हम उसको बोलते हैं क्रीप रिकवरी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, उसमें रिकवरी होने लगी, जो क्रीप था वो हमारा कम होने लगा। विच इज ए पार्ट ऑफ द टोटल क्रीप स्ट्रेन सफर्ड बाय द कंक्रीट, जो एक टोटल स्ट्रेन का एक पार्ट हो जाता है जो हमारा घट जा रहा है। इफ अ लोडेड कंक्रीट स्पेसिमेन इज व्यूड एज ए बीइंग सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट स्ट्रेन, द क्रीप डिक्रीज द स्ट्रेस प्रोग्रेसिवली विद द टाइम। अगर हम देखते हैं कि एक लोडेड जो हमारी कंक्रीट स्पेसिमेन है उसको लोड दिए रहे लंबे समय तक, तो टाइम के साथ वो क्या होने लगती है, घटने लगती है विद द टाइम डिक्रीज। जो स्ट्रेस हमारा होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। मतलब कि हमारे क्या होता है, एक चीज़ समझ में आ गया कि टाइम के साथ हमारी जो क्रीप होती है वो घटती है। अब यहाँ देखिए, इट इज कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद द टाइम अंडर ए कांस्टेंट लोड। ये हमारा डिफॉर्मेशन कहते हैं कंटिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि लोड के साथ हम लोड पे रखे होते हैं, कांस्टेंट लोड होता है। इट इज आल्सो नोन एज द प्लास्टिक फ्लो आर यील्ड, टाइम यील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं या फिर टाइम यील्ड के नाम से भी जानते हैं। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विद द टाइम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो रेट है उसका रेट का है उसको क्या होता है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। द क्रीप स्ट्रेंथ एट 5 years आर टेकन एज टर्मिनल वैल्यूज। जो 5 साल का जो हमारा क्रीप होता है, जो क्रीप स्ट्रेन है, उसको हम एक टर्मिनल वैल्यू की तरह मानते हैं कि इससे ज़्यादा हमारा जो है क्रीप बढ़ेगा नहीं। अब इट इंक्रीजेज रैपिडली विद द स्ट्रेस लोडिंग एट अर्ली एज ऑफ कंक्रीट। मतलब कि जब हम इसको अर्ली एज, मतलब कि जैसे हम इसको जो कंक्रीट हमारा सेट हुआ 1 साल के बाद, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन 1 साल के भीतर वो क्या बढ़ेगा, बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा लोडिंग के साथ साथ। ये चीज़ यहाँ बताना चाहता है। दोस्तों आप एक फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें देखिए आप अलग अलग टाइम के साथ इसका क्रीप फैक्टर भी अलग अलग है। तो ये दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्रीप फैक्टर भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको टाइम के साथ साथ उसका क्रीप फैक्टर कितना लिया जाता है तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा 2E है जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे सेक्शन C में जाएंगे। तो बोला गया है यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पे इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहला क्या है, लाइट वेट कंक्रीट एग्रीगेट कंक्रीट। दोस्तों इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइट वेट कंक्रीट आजकल बहुत यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बात की जाती है।
सिफकान क्या होता है दोस्तों, हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड हो, इसके बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट के टाइप क्या है दोस्तों, पीसी जिसको बोलते हैं, उसके टाइप केवल पूछा है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, तो इसलिए हम केवल यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे। चलो बात करते हैं दोस्तों पहले यहाँ पे लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट के। द सेल्फ वेट ऑफ नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट वेरीज फ्राम 2000 टू 26 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों जो हम यूजुअली यूज करते हैं, मतलब अपने घर में जो हमेशा नॉर्मल यूज करते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है दोस्तों, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे 2200 से 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन यही एक कारण बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट। जो हम पारंपरिक सीमेंट यूज कर रहे हैं, इससे यही एक हानि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हैवी वेट करना हमको क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर मतलब कि जब कंक्रीट की डेंसिटी ज़्यादा है, जब उससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें डेड लोड की संख्या बढ़ जाएगी, डेड लोड बढ़ जाएगा, जिसमें हमारी डिजाइनिंग में हमारे कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आएंगे, या फिर कहें उसमें ज़्यादा हमको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और ज़्यादा लोड के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंक्रीट एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिड्यूस द कंक्रीट हैविंग सेल्फ वेट रेंजिंग, मतलब कि अधिक से अधिक प्रयास किया गया कि हम इसके डेंसिटी को हम कम से कम कर पाएँ। तो लास्ट तक हम यहाँ पे 300 टू 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का हम यहाँ पे इतने वेट तक हम यहाँ पे लाइट कंक्रीट बना पाए, जिसको हम लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं। दोस्तों इसके यूज भी बहुत सारे हैं, अब पिछले वीडियो हमने देखा भी है, जिसको हम इसका यूज भी हम करते हैं कहाँ पे, इंसुलेटर में काम करते हैं, थर्मल इंसुलेटिंग में इसका भी हम काम करते हैं। और लाइट वेट के कारण इसमें हम जो हमारी वर्किंग है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमको ज़्यादा मिल पाती है, एक मिजनरी ज़्यादा हमारे को ब्रिक या फिर ज़्यादा काम कर पाता है। और दोस्तों जो हम AC ब्लॉक देखते हैं, आपका आजकल ब्लॉक चला है जो ब्रिक को बढ़ा रहा है, वो लंबा सा होता है, आप उसको देख पा रहे होंगे, वो सारी चीज़ें एक बड़ी ब्रिक होती है। तो वो दोस्तों यहाँ पे आजकल वो भी AAC कहते हैं। लगभग उसमें हम अगर जो नॉर्मल हमारी मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसमें कम से कम 9 के बराबर, 8 या 9 ब्रिक के बराबर, मॉड्यूलर ब्रिक के बराबर वो एक AAC ब्लॉक होता है। तो इसमें लाइट वेट ही होती है, वो उसको हम बोल सकते हैं। अभी हम बात आती है दोस्तों सिफकान क्या होता है। सिफकान का दोस्तों पहले पूरा नाम जानेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। पहला क्या है दोस्तों, देखिए स्लरी इन्फिल्ट्रेटेड फाइबर कंक्रीट, मतलब दोस्तों पता चल गया कि स्लरी से बनाया हुआ कंक्रीट है, स्लरी में इन्फिल्ट्रेट किया गया, उसमें से हमको फाइबर भी मिक्स किया गया है। इज वन ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई परफॉर्मेंस फाइबर सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों देखिएगा, ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको निकाले हुए, बनाए हुए, जल्द ही डेवलप किया गया है। इसको कैसे स्पेशल टाइप कंक्रीट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाई परफॉर्मेंस, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, फाइबर सीमेंट कंक्रीट है, मतलब कि इसको बोलते हैं HPFRC विथ हायर फाइबर कंक्रीट। इसमें क्या होता है, फाइबर कंक्रीट होता है। सिफकान व्हेन यूज्ड ओवर द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स लीड टू डक्टिलिटी इंडेक्स एक्सीडिंग 3 टाइम्स। जब हम इसको रेनफोर्स कंक्रीट की तरह यूज करते हैं तो उसकी डक्टिलिटी इंडेक्स क्या होता है, वो बढ़ जाती है, लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। कैसे, दोज ऑब्टेन्ड विदाउट इट, यदि हम उसमें HPFRC नहीं यूज किए हैं तब जो बीम बनेगी वो 3 गुना कम होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। और जब हमने HPFRC का यूज किया तो हमारी जो डक्टिलिटी है उसकी 3 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ दोस्तों बोला जा रहा है देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रप्स इन फ्लेक्चरल मेंबर्स विद सिफकान मैट्रिक्स। यदि हम वहाँ पे सिफकान कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे स्ट्रप्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके साथ हमको रेनफोर्समेंट भी कम देना पड़ रहा है और साथ में मेरी इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिफकान इस प्रकार से हमको इसको लिख सकते हैं। छोटा लिखिएगा दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आया है 3, थर्ड आया है टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट। हमको 3 पॉलीमर कंक्रीट लिखना है, जो 3 होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला हमारा है पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट, जिसको बोलते हैं PIC, पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट। सेकंड हमारा है पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम PCC बोलते हैं। और थर्ड हमारा है पॉलीमर कंक्रीट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस PDF में आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपको 2 प्रीवियस सॉल्व पेपर मिलेंगे और 1 सॉल्व मॉडल पेपर मिलेगा। कुल मिला के हम लोग यहाँ पर 3 सॉल्व पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसको देख पा रहे होंगे आपको इसका डिजाइनिंग कैसा है दोस्तों। बिल्कुल आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल बुक वाली फीलिंग आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 68 पेज का आपका ये PDF है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको फीचर दिए गए हैं। आप जिस क्वेश्चन को आपको देखना हो आप वहाँ पर डायरेक्टली अगर सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चन के आंसर पर पहुँच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको फिर वापस आना हो तो आपको कॉर्नर में एक अप एरो का साइन मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके जस्ट आपको इस इंडेक्स पे आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो आपको सेकंड आपके प्रीवियस ईयर पेपर जाना हो तो आप सब नीचे वाले क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट वाले क्वेश्चन पर, फिर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व मिल जाएंगे।
और यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे फिर वही दोस्तों है, आप यहाँ पे क्लिक करते ही जिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे अप एरो जो कॉर्नर में है वहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर की ओर जा पाएंगे। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आप यहाँ पे नीचे लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ से हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब से जा सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइनिंग्स पे जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली आपको नीचे वाले जो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे बाय नाउ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह ओपन होगा। ये दोस्तों आपको पहले ही इंस्टामोजो का अकाउंट हो तो आप वहाँ लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे चेक कर यहाँ पे एज ए गेस्ट आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप कंटिन्यू करेंगे, चेकआउट नाउ करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नाम, अपना लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेगा। दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ही आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज में ओपन होगा, जिसमें आपको 25 रुपये यहाँ पे इसका पेज मिलेगा और साथ में आपको दोस्तों यहाँ पे कन्वीनियंस फीस मिलेगी जो आपको यहाँ पे इंस्टामोजो द्वारा चार्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ कुछ देर तक आपको प्रोसेसिंग चलेगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट देगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 रुपये प्लस 6 रुपये। दोस्तों ये तो इंस्टामोजो का ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पेमेंट टाइप मिल जाएगा, आप जो चाहें उसमें, चाहे भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जितने भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके द्वारा आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जब यहाँ पे आगे जाएंगे तो आप कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिख रहेगा पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपके पास आईडी होगी, नीचे आपके मेल आईडी पर भी एक लिंक जाएगा, एक मेल आएगा। फिर उसको जब आप उस मेल पर खोलेंगे तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे आपके पास आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पीडीएफ नहीं डाउनलोड होता तो आप हमके इस रिसिप्ट के साथ, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको ये वाला रिसिप्ट मिला था, आप इस वाले रिसिप्ट के साथ हमको मेल लिख पाएंगे और हम आपको पीडीएफ सेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, हम आज का वीडियो देखते हैं और आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट, सेक्शन 3 का दोस्तों पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट क्या है, एंड आल्सो क्लासिफाई द पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट इन टेबुलर फॉर्म। दोस्तों हमने इसको प्रीवियस ईयर जब हम 19 बेस पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने ये क्वेश्चन इतना यहाँ पे इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर चुका है, लेकिन दोस्तों फिर रिपीट आया तो हम उसको लिखेंगे ही, क्योंकि हमको पूरा आंसर प्रोवाइड करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा आता है सोर्स ऑफ एग्रीगेट में, इसको हम दो प्रकार से बांट दिए हैं। पहला हमारा नेचुरल सोर्स कौन सा है और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल सोर्स कौन सा है। तो पहले नेचुरल सोर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे बात तो एग्रीगेट की हो रही थी, यहाँ पे रॉक कैसे आ गया। दोस्तों रॉक क्या है, स्टोन्स हैं। एग्रीगेट क्या है, वही स्टोन को ही हम यहाँ पे छोटे छोटे क्रशर में उसको तोड़ करके हम क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। तो फार्म किससे हो रहा है, रॉक से तो हो रहा है ना, तो हम रॉक के बारे में पढ़ लेंगे तो वही हमारा एग्रीगेट में भी आएगा। तो यही हमारा नेचुरल सोर्स आप समझिए होंगे। अब क्या होगा, पहला है सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक्स टाइप्स आर फाउंड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स आर ऑर्गेनिक मैटर आर नियर द आर सरफेस एंड यूजुअली विद इन द वाटर बॉडीज। दोस्तों ये क्या होते हैं, केमिकल प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो इसके कारण हम यहाँ पे जो हमारे सेटलमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हों उसके, फिर सेडिमेंट्स मतलब कुछ पार्टिकल हो जिसके हम सेटलमेंट से हमारा बनता है। और ये हो सकता है हमारे अर्थ बॉडीज, मतलब अर्थ सरफेस हो सकता है, या फिर हो सकता है पानी के अंदर भी ये सारे चीज़ बन सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे लाइम स्टोन हो गया, डोलामाइट हो गया, डोलो स्टोन हो गया, सेल हो गया, सैंड स्टोन हो गया। तो लाइम स्टोन बात आ रही है, क्योंकि लाइम स्टोन से हम इसको क्रश करके एग्रीगेट बनाएंगे तो लाइम स्टोन का एग्रीगेट हो जाएगा, डोलामाइट का एग्रीगेट हो जाएगा, और अलग अलग डेंसिटी हो जाएगी, इसलिए अलग अलग नाम भी हैं। अब यहाँ बात करते हैं इग्नियस रॉक। दीज रॉक टाइप्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ये मैग्मा या लावा के ठंडे होने से या फिर उसके जमने से हमारे इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। दोस्तों इनके जो हमारी डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, इसलिए इनको हम हैवी वर्क में यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और रियोलाइट के यूज में। ये सारे जो ग्रेनाइट जो हमारे एग्रीगेट आएंगे वो हमारे हैवी वर्क में करते हैं, जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए और अच्छे से हमको चाहिए यूज करने में। बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। दीज रॉक टाइप परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो हमारे दोनों रॉक थे, इसे चाहे सेडिमेंट्री रॉक चाहे मेटामॉर्फिक रॉक, अंडर हीट एंड प्रेशर। अब क्या होगा, हीट और प्रेशर से क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी दूसरे रॉक में, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पे ये चीज़ रॉक आती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हो जाता है हमारा क्वार्टजाइट हो जाता है, स्लेट हो जाता है और नाइस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे रॉक आती हैं। इससे हमारे जो एग्रीगेट मिलेंगे वो भी इसका नाम यही रहेगा। मैं नेचुरल सोर्स के हो गए थे। अगर हम आगे बात करें आर्टिफिशियल एग्रीगेट के, तो यहाँ पे क्या आएगा, द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल एग्रीगेट आर क्लीन ब्रोकन ब्रिक्स। मतलब कि जो स्वच्छ ब्रिक होते हैं, मतलब ब्रिक को साफ करके हम उसको तोड़ देते हैं तो हमारा एग्रीगेट यूज हो जाता है। एंड एयर कूल्ड फ्रेश बाइलास्ट फर्नेस स्लैग। यहाँ पे जो स्लैग निकलते हैं फर्नेस से, मतलब भट्ठियों से, किसी
मेटलर्जी जो हमारे इंडस्ट्री होती है वहाँ से आपको मिलता है, तो उसको भी हमें ठंडा करके एयर द्वारा उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एग्रीगेट में यूज कर लेते हैं। अदर एग्जांपल भी हैं, जैसे यहाँ पे सलाह के हैं, जैसे एक्सपेंडेड सेल हो गया, एक्सपेंडेड स्लैग कर हो गया। दोस्तों आप इसका जब वीडियो देखेंगे या फिर गूगल पे इसको देखें, इमेज देखिए इसका, तो आपके अंदर एक इमेज बैठ जाएगी जो एक्सपेंडेड सेल होता है, तब इसका नाम नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे ये कौन सा नाम आ गया। जी हाँ दोस्तों, आप इसको गूगल करिएगा एक बार, तो अच्छे से अच्छा इसका फिगर जब आपको पता चल जाएगा तो आप इसको आसानी से यहाँ पे आप देख सकेंगे। अब बात करें दोस्तों, क्या दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से किस प्रकार के एग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमको पता ही, हमारा एग्रीगेट दो ही यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट और एक कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट को हम यहाँ पे 3 बार में हम देख सकते हैं, एक फाइन सैंड होता है, एक मीडियम सैंड होता है, कोर्स सैंड होता है। दोस्तों जो फाइन सैंड होता है उसकी साइज हमारी होती है 0.75 नहीं सॉरी दोस्तों 0.475 mm से छोटी होती है, या फिर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी फाइन सैंड आ जाएगी। देखिए अब फाइन सैंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 0.75 mm से 0.45 mm तक होती है। मीडियम सैंड की साइज की बात करें तो यहाँ पे 0.40 mm से 2.0 mm तक हो जाएगी। और कोर्स सैंड की बात करें दोस्तों, तो 2.00 से 4.75 mm तक हमारी कोर्स सैंड हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा यहाँ तक जो हमारी ये है, ये हमारा सैंड तक का है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। इसका जो साइज होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन 4.75 mm होता है। अगर यूजुअली की बात करें तो अधिकतर हम जो प्रीफर करते हैं वो हमारा होता है 9.5 टू 37.5 mm तक। इसको हम यहाँ पे ग्रेवल का नाम देते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेवल। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो यही चीज़ दोस्तों, इतना क्वेश्चन था आपके यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आपको इसमें 3A और या फिर 3B में कोई एक क्वेश्चन करना था, आप इनसे कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 3B हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमारा 3B क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क्स का है, 3B वाला। हाउ इज वाटर यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट एंड व्हाट इज द रोल इन द फाउंडेशन ऑफ फार्मेशन। यहाँ दोस्तों फार्मेशन होगा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इसका जो कंक्रीट के फार्मेशन में और उसके प्रॉपर्टीज में क्या रोल मिलता है हमारा वाटर का, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 19-20 में भी आया है, लेकिन यहाँ थोड़ा टर्म चेंज कर दिया है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन लिखना क्या है, वाटर के बारे में ही। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वाटर प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन द कंक्रीट मिक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर इज द की इंग्रेडिएंट विच व्हेन मिक्स्ड विद द सीमेंट फॉर्म्स ए पेस्ट दैट बाइंड्स द कंक्रीट टुगेदर। एक की तरह काम करता है, एक जोड़, मतलब कि की चाबी जिसको बांधते हैं ना, की इंग्रेडिएंट है किसके बीच में, क्योंकि ये पेस्ट जब इसको वाटर कंक्रीट के साथ मिलाते हैं, सीमेंट के साथ, एक पेस्ट उत्पन्न होता है और जो बाइंड्स का काम करता है, बाइंडर का, कंक्रीट को साथ बांधने का। हमारे कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट। तो वाटर कार्डियो क्या होते हैं, हाइड्रेशन होगा, वाटर को ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा, एक दूसरे से जम पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं आप कि यहाँ पे की का काम करते हैं, ये चीज़ बोला गया था। द वाटर काजेज द हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब यहाँ का एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारा कंक्रीट क्या होता है, हार्ड होता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। केमिकल में आप पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रेशन में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड्रेशन होता है। द वाटर नीड्स टू बी प्योर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द साइड रिडक्शन फ्रॉम अकरिंग विच में बे वीकन द कंक्रीट और अदरवाइज इंटरफेयर विद द हाइड्रेशन प्रोसेस। हमको यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा पानी होना चाहिए, वाटर, उसको साफ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, साइड रिडक्शन, मतलब कि कई सारे अलग उसमें रिएक्शन होने लगेंगे, मतलब कि उसमें कई सारे फेलियर आने लगेंगे, जिसके बाद क्या होगा, कंक्रीट हमारा वीक हो जाएगा, या फिर उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस की कुछ अलग यहाँ पे इंटरफेयर होने लगेगी, कुछ अलग फॉर्म यहाँ पे होने लगेगा, कुछ अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बनने लगेगा। द रोल ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट बिकॉज द वाटर टू सीमेंट रेशियो इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ द परफेक्ट कंक्रीट। यदि हमको परफेक्ट कंक्रीट चाहिए तो हमको सीमेंट और वाटर का एक रेशियो भी चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो हम अधिक से अधिक स्ट्रेंथ नहीं पा पाएंगे। उसके लिए हमको वाटर की जरूरत पड़ती है सीमेंट को मिलाने के लिए। इट्स इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मेनली टू वेज मेंशन्ड बिलो। इसको हम 2 प्रकार से हम बांट भी सकते हैं। कैसे, पहले बॉन्डिंग में क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्केबिलिटी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा कंक्रीट। तो यहाँ पे वही दोस्तों, यहाँ पे ये बात आ रही है, यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं हम। यहाँ किसकी, यहाँ पे फार्मेशन और प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज करता है वो चीज़ यहाँ पे है। फार्मेशन हमारा बॉन्डिंग हो जाएगा और यहाँ प्रॉपर्टी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी वो चीज़ पता चल जाएगी हमको। तो वाटर इज इंग्रेडिएंट इन द कंक्रीट दैट मेक्स विच द सीमेंट फॉर्म ए पेस्ट। वाटर कारण ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेंट को यहाँ पे पेस्ट ग्रुप में बदल सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे बाइंडर के नाम भी जानते हैं। इट इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन द सीमेंट सीमेंट एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। उसमें जो एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, ये बॉन्ड को बढ़ाता है, उसकी जो बंद होती है उसको क्षमता को बढ़ा देता है। वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन दैट लीड्स द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। वाटर के कारण ही हमारी क्या होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, जिसके कारण हमारी कंक्रीट क्या होता है,
मतलब सीमेंट हार्ड होता है और हम उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉन्डिंग कारण हो जाती है। अगर हम वर्केबिलिटी की बात करें तो दिस इज एन एज ऑफ फेयरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। फेयरिंग मतलब दोस्तों होता है ढोना, क्या ढोना, एक स्थान दूसरे ले जाने की क्रिया हम क्या बोलते हैं फेयरिंग। एंड मिक्सिंग कंक्रीट इट कैन आल्सो रिकॉर्डेड एज द फ्लूइडिटी ऑफ द कंक्रीट। इसी कारण हम क्या करते हैं, वर्केबिलिटी के कारण हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स कर पाते हैं, ढो सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कंक्रीट की फ्लूइडिटी होती है। हम यहाँ पे वाटर को धन्यवाद करना चाहेंगे। कंक्रीट कैन बी इजिली मिक्सड विद द टू फॉर्म अ डिजायर्ड मिक्सचर। पानी के कारण हमारे क्या होता है, जो हमको जो मिक्सचर चाहिए होता है उसके कारण हम इसको आसानी से मिक्स कर पाते हैं। द रोल ऑफ वाटर इज टू रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड द विच यूर इक्विपमेंट इज यूज टू मिक्स। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे कंक्रीट में कई सारे इंग्रेडिएंट हैं और इक्विपमेंट होते हैं, तो उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होता है। इक्विपमेंट जब आप मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, वहाँ पे बर्तन है, उसमें जो हमारे एग्रीगेट लगेंगे उसमें फ्रिक्शन आएगा। या फिर मान लीजिए दो एग्रीगेट है, वही आपस में लड़ रहे हैं, जब उसको रोल करते हैं तो मिक्स करते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन आएगा, तो उसको हमारा वाटर क्या करता है, कम करता है, जो हमको कम करने वाला है। इट इज बिकॉज द वर्केबिलिटी फैसिलिटेटेड बाय वाटर दैट कंक्रीट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बिफोर इट कैन बी हार्डन। और वाटर ही हमारी क्या होती है, वर्केबिलिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, वाटर कारण जो आती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंक्रीट को अलग अलग साइजों में यहाँ पे डिफरेंट शेप में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, जिसका वो इसको हार्ड होने से पहले ये चीज़ वर्केबिलिटी कारण ही होती है। तो यहाँ पे बात आती है विथ ऑल दिस बीइंग सेड, इस कहा जाता है कि इट्स वर्चुअली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट वाटर इन द कंक्रीट मिक्स। It is also important to note that excessive water in concrete might be lead to better workability, but it will in the long run compromise the strength of concrete. हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी बिना वाटर के हम किसी भी कंक्रीट को नहीं बना सकते और किसी भी कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम ज़्यादा वाटर को मिला देते हैं कंक्रीट में तो हमको वर्केबिलिटी तो अच्छा मिलेगी, लेकिन हमको फिर इस कंक्रीट के स्ट्रेंथ के साथ हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हमको डिक्रीज करने को हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी क्वेश्चन आते हैं 3 का बी, 3 के ए में से 3 और बी में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था, दोनों में से आप इसके बाद आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें 1-2 बार और आप अच्छे मार्क्स ले पाएँ। दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 4A की। क्या हमारा है, डिस्क्राइब अ गैस फार्मिंग एजेंट। यहाँ पे गैस फार्मिंग एजेंट क्या होता है, मतलब दोस्तों एक गैस फार्मिंग क्या है, गैस हमारी एडमिक्सचर काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल इन पाउडर फार्म यूज्ड एज अ गैस फार्मिंग। हमको उस एग्जाम्पल का, उस मटेरियल का नाम बताना है जो गैस फार्मिंग के लिए पाउडर के रूप में यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो दिस एडमिक्सचर व्हेन एडेड टू मोर्टार और कंक्रीट मिक्सचर रिएक्ट्स केमिकली विथ हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द सीमेंट एंड फॉर्म द माइन्यूट बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब थोड़ा पाते हैं दोस्तों, तो बोला क्या गया, जब मिक्सचर ऐड किया जाता है किसमें, मोर्टार या कंक्रीट में, तो केमिकली रिएक्ट करने लगती है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, जो सीमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके हाइड्रोक्साइड के साथ ये केमिकली या फिर कहें रासायनिक रूप से रिएक्ट करने लगती है, और यह छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के क्या होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले बनाती है। उसका जो साइज होता है उसको होता है 0.1 to 0.1 mm थ्रू आउट द सीमेंट वाटर मिक्स। जब हम यहाँ पे वाटर सीमेंट को मिक्स करते हैं, मतलब ये चीज़ निकल के वाटर सीमेंट को जब हम मिलाते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन वाला वाटर या फिर कहें जो एडमिक्सचर होता है वो केमिकल जो यहाँ पर सीमेंट में हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जो छोटे छोटे बबल्स बनाता है, बुलबुले बनाता है, एयर किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। उसकी साइज क्या होती है, 0.1 से 1 mm तक होती है। तो दिस एक्शन व्हेन प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड causes a slight extension in plastic concrete or mortar and thus reduce the eliminates voids caused by the normal settlement that occur during the placement of concrete। अब क्या भाई, जब यहाँ पे इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारी प्लास्टिक कंक्रीट उसको हम थोड़ा उस प्लास्टिक कंक्रीट की प्लास्टिसिटी को हम थोड़ी देर तक बढ़ा सकते हैं, मतलब कि एक प्लास्टिक कंक्रीट हमको मिल पाएगी या फिर मोर्टार मिल पाएगा, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वाइड को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द नॉर्मल सेटलमेंट। नॉर्मली हम उसको जो वाइड्स मिल रहे हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उसको घटा सकते हैं, बाद में सेटल होने के कारण घट जाती है फिर हट जाती है। ये भी मान सकते हैं जब कंक्रीट का सेटलमेंट होता है तो जो वाइड्स होते हैं वो आराम से उड़ भी जाते हैं, जो हमको यहाँ पे ज़्यादा पोरस नहीं मिलती है। ड्यूरिंग द कंक्रीट प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट वाटर फिल्म अराउंड द गैस बबल प्रिवेंट द ब्लीडिंग। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं फिर कहें गैस बबल कारण जो हमारे प्रिवेंट को भी रोकते हैं, मतलब कि ब्लीडिंग को भी रोकते हैं, वाटर फिल्म जो हमारी बनती है। द गैस इज बेनिफिशियल इज इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्राउट फॉर फिलिंग जॉइंट्स। अब जो गैस बनती है ये हमारी जो फिलिंग जॉइंट्स को अगर फिल करने में या फिर ग्राउंटिंग में
क्या होती है, प्रभावशाली होती है। इन इम्प्रूविंग द होमोजेनिटी ऑफ द ग्राउटेड कंक्रीट एंड फिलिंग ब्लॉक आउट एंड ओपनिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये एक होमोजेनिटी प्रदान करती है, मतलब उसकी समांगता को बढ़ा देती है। जो कंक्रीट बन रही है उसकी मतलब हर जो पार्टिकल एक समान रूप से उसमें मिल जाते हैं। फिलिंग ब्लॉकआउट एंड ओपनिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हमको काम में आ जाती हैं। अब बोलो दोस्तों एग्जाम्पल देना था किसका, जो हमारे पाउडर रूप में यूज किया जाता है, तो हम एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं गैस फार्मिंग के एजेंट के रूप में। तो यहाँ पे बात की जा रही है मे बी यूज एज द गैस फार्मिंग एडमिक्सचर, एल्युमिनियम पाउडर को हम यूज कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ पाउडर एडेड यूजली वेरीज फ्रॉम 0.005 to 0.02% बाई मास ऑफ सीमेंट। जितना सीमेंट होगा उसका हम 0.005 से 0.02% तक हम इसको आसानी से इसको मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है जिंक और मैग्नीशियम को भी यूज करते हैं। जिंक एंड मैग्नीशियम पाउडर आर आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बबल्स इन द कंक्रीट। हम इसको यूज करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पाउडर को यूज करते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करें तो हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस के बजाय हमको ऑक्सीजन के छोटे छोटे बबल देखने को मिल जाएंगे। ए लार्जर अमाउंट ऑफ पाउडर इंक्रीज द एक्सपेंशन प्रिसिबली रिजल्ट इन गैस फिल्ड लाइट वेट लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब क्या होगा, अगर हम इसमें लार्ज अमाउंट में पाउडर मिला देंगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा बबल क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। इसलिए हमको क्या होगा, गैस फिल्ड लाइट वेट लो स्ट्रेंथ कंक्रीट मिलेगी, मतलब कि जिसको बोलते हैं लाइट वेट कंक्रीट मिलेगी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो होगी। तो इस प्रकार इस कंक्रीट को क्या बोल सकते हैं हम, दीज आर आल्सो कॉल्ड फोम कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट या फिर सोल्डर कंक्रीट इसको हम बोलते हैं। दीज कंक्रीट आर वेरी लाइट एंड ऑफन यूज फॉर द थर्मल इंसुलेशन। इसको हम थर्मल इंसुलेशन के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि ये हल्का भी होता है। अगर दोस्तों और आगे बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4B, राइट्स अ नोट ऑन वर्केबिलिटी एजेंट एंड गिव गैस फार्मिंग। पहले दोस्तों गिव एग्जांपल्स, पहले हमने दोस्तों भी बात किया किसका, गैस फार्मिंग एजेंट का। अब हम बात करिए वर्केबिलिटी एजेंट का। मतलब कि अगर देखा जाए दोस्तों दोनों किस चैप्टर में आते हैं, एडमिक्सचर के चैप्टर से आते हैं। तो एडमिक्सचर वाला चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हुआ तो वहाँ भी कम से कम 2 वर्केबिलिटी में 2 एडमिक्सचर के नाम, एडमिक्सचर से कम 2 क्वेश्चन जरूर आए थे पिछले बार भी, और इस बार भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो हमको एडमिक्सचर आराम से ध्यान से पढ़ना है ताकि आसानी से अच्छे मार्क्स ला पाएँ, स्कोर कर पाएँ। तब बात करते हैं वर्केबिलिटी एजेंट क्या होती है। तो वर्केबिलिटी एजेंट इज आल्सो टर्म्ड एज प्लास्टिसाइजर एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। अब दोस्तों आपने प्लास्टिसाइजर भी पढ़ चुका है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर भी पढ़ चुका है, तो समझ जाएंगे वर्केबिलिटी भी एजेंट वही चीज़ होगा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू ग्राउंड मोटर और प्लास्टर कंक्रीट मिक्सचर द सीमेंट एंड अदर फाइनेस, दोस्तों फाइनर्स होगा, फाइननेस इन द मिक्स सच एज फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क एंड स्टोन डस्ट फ्लैगुलेटेड एंड क्लफ्ड टुगेदर। अब यहाँ पे जब हमने वाटर को ऐड किया किसमें, मोटार या प्लास्टर ऑफ कंक्रीट के साथ मिक्स किया, तो इसमें वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, राइस हस्क, स्टोन डस्ट, वो कहते हैं एक दूसरे से फ्लैगुलेट कर जाते हैं और एक गुत्था जिसको बोलते हैं झुंड बना लेते हैं अपने आपस में। द फ्लैगुलेटेड फाइन्स काजेज ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी, दिस काज बाई इंट्रैपिंग ए पार्ट ऑफ द वाटर एंड बाई फिजिकली रेजिस्टिंग फ्लो। यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो फ्लैगुलेट फाइनस मतलब जो हो गए इकट्ठे हो गए तो उसकी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो मतलब दोस्तों वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे, उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक कारण ये भी है क्योंकि अधिक से अधिक पानी की मात्रा को कर लेते हैं, इंट्रैप्ट कर लेते हैं, जिसका पानी जो हम पानी को हम लुब्रिकेशन में यूज कर सकते थे वो क्या होगी, एक इकट्ठा हो गई और यहाँ पे फ्लो को क्या कर दे रही है, रजिस्ट कर दे रही है। टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ए फंक्शनल इफेक्ट ऑफ द वर्केबिलिटी, मतलब विस्कोसिटी को कम करने हम क्या करते हैं, एक डिजायर्ड लेवल को कम करने के लिए क्या करते हैं, इट मे बी नेसेसरी टू ऐड मोर वाटर, हमें और हमको अधिक पानी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसकी विस्कोसिटी को कम कर पाएँ और उसके लुब्रिकेशन ज़्यादा हो पाए। तो दिस वाटर इज एडेड टू सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड विच इज इंटेंडेड प्लास्टिसिटी एंड हार्डन्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यदि हमको एक चीज़, एक प्लास्टिसिटी चाहिए इस कंक्रीट में और एक फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए जो हमको चाहने वाली है और एक हार्डन कंक्रीट चाहिए, तो इसका हम एक निश्चित पॉइंट तक ही पानी को मिला सकते हैं कंक्रीट में, उसके कारण उससे ज़्यादा नहीं मिला पाते। तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू ऐड अ वाटर रिड्यूसर टू डिस्पर्ज एंड डिफ्लैगुलेट द सिस्टम एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड ड्यूरिंग मिक्स। यदि हमको जो मिक्सिंग के दौरान यदि हमको पानी की मात्रा को कम करना है और जो वहाँ पे फ्लैगुलेटेड या फिर जो वहाँ पे डिस्पर्ज, अगर हमको जो वहाँ पे रुके हुए फ्लैगुलेटेड यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसको अगर हमको डिफ्लैगुलेट करना है तो एक वाटर रिड्यूसर को यहाँ पे ऐड करना है, फिर उसमें मिक्स करना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ बोला जा रहा है द ऑर्गेनिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट आर टर्म्ड एज प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर। क्या क्या हो सकता है,
ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो सकता है सब्सटेंस। किसके लिए? हमको इस उद्देश्य को कम करने के लिए, पाने के लिए हमको जो काम करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइजिंग मिक्सचर, और इसी को हम यहाँ बोलते हैं क्या? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, वर्कबिलिटी एजेंट बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वाटर रिडक्शन इन हार्डेंड कंक्रीट आर इंक्रीज स्ट्रेंथ। क्या करेगा? वाटर, अगर हम वाटर का कम हो गया तो क्या करेगा? हार्डन कंक्रीट में स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, डेंसिटी बढ़ सकती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। वॉल्यूम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा श्रिंकेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब्रेजन मतलब कि जो दोस्तों उसमें घर्षण होता है, ज़्यादा लोड आता है, घर्षण वाला लोड आता है, उसको हम अब्रेजन बोलते हैं, वो भी कम, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिड्यूस परमेबिलिटी को कम कर देगा, उसके क्रैकिंग भी कम कर देगा। ये सारी चीज़ें हमको, अगर हम वाटर रिडक्शन उसको मतलब प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं तो सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। तो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एंड सेटलिंग कंट्रोल इन मिक्सचर वेरीज विद द टाइप ऑफ सीमेंट। मतलब हमको एक स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ वाटर रिड्यूसिंग, मतलब हमको किस प्रकार का रिड्यूशन यूज करना है, वो अलग अलग टाइप पे यूज निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? देखिएगा, टाइप ऑफ सीमेंट भी निर्भर करती है, वाटर सीमेंट रेशियो भी निर्भर करती है, हमारा टेम्परेचर क्या है मिक्सिंग के समय वो निर्भर करती है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कि वहाँ पे जो वातावरण का टेम्परेचर है अगल बगल का, जहाँ पे हम इसको प्लेस करने वाले उसका टेम्परेचर क्या है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है, और अदर जॉब कंडीशन पे भी निर्भर करती है, हम किस प्रकार से उसका मिक्सिंग कर रहे हैं, प्लेसिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है किस पे, कि हमको कितना वाटर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वर्कबिलिटी एजेंट वहाँ पर डालना है। तो जो हमारे एग्जाम्पल है दोस्तों आप देख सकते हैं, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हम इसको बोलते हैं वाटर रिडक्शन बोलते थे, ऊपर ही नाम पढ़ चुके थे। एयर रिटेनिंग एजेंट का यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं, किसमें? वर्कबिलिटी एजेंट के रूप में। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन द फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ में, दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन जितना मिला दोस्तों ठोस मिला है वो हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है? फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे हम दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, उसी प्रकार से फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ भी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही एक भाग है। इट इज मेजर ऑफ एन अनरेन्फोर्स्ड कंक्रीट बीम और स्लैब टू रेजिस्ट फेलियर इन बिल्डिंग। अब इसको हम क्या करते हैं? इसलिए मेजर करते हैं, ये किसी अनरेन्फोर्समेंट जिसमें हम रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराते, उस बीम का या फिर स्लैब का बेंडिंग के फेलियर को रजिस्ट करने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय अ लोडिंग 6x6 इंचेज। अगर हम mm की बात करें दोस्तों, 150x150 mm कंक्रीट बीम्स विथ अ स्पैन लेंथ ऑफ एट द लिस्ट 3 टाइम्स ऑफ द डेप्थ। जिसकी जितना उसका डेप्थ होगा उसका 3 गुना उसकी लेंथ होगी। उस प्रकार से हम इसको यहाँ पे मेजर करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इस दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसका जो है इसकी लोडिंग है, यहाँ पे 6 इंच का लोडिंग रहेगा, इतना लोडिंग एरिया रहेगा। उसके बाद जितना हम इसका डेप्थ रहेगा उसका 3 गुना हमारा यहाँ पे उसकी लेंथ रहेगी। इस प्रकार हम यहाँ पे प्लेट बनाते हैं और उस पर हम यहाँ पे इसको मेजर करते हैं। यहाँ पे बात आते हैं फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज द मॉडल्स ऑफ फ्रैक्चर, जिसको हम एमआर से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है पीएसआई, इस पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। 2 टेस्ट इसके लिए दिए गए हैं। एक टेस्ट है ASTM C78 जिसमें हम थर्ड पॉइंट लोडिंग की बात करते हैं, और एक होता है ASTM C293 जिसमें हम सेंटर पॉइंट लोडिंग की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ये हमारा पहला है सेंटर पॉइंट लोडिंग। इसमें जो हमारा स्पैन है उसके यहाँ पे हम यहाँ पे मिड पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लोड को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, और इसका हम क्या करेंगे, बेंडिंग का हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे निकालेंगे, कितना हमारा रेजिस्ट कर पा रहा है। इसको हम बोलते हैं लोडिंग इन द सेंटर ऑफ द सपोर्ट स्पैन। सपोर्ट स्पैन के सेंटर में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम बात करते हैं, ये दिया गया है ASTM C293 दोस्तों, ये कोड है, उसमें आप देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें थर्ड पॉइंट लोडिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग स्पैन इक्वल टू 1/2 ऑफ द सपोर्ट स्पैन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका यहाँ तक, और उसके थर्ड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, लोड को रखेंगे, मतलब यहाँ पे 2 लोड रखेंगे और एक इतने डिस्टेंस पर रखेंगे। अब क्या होगा, इसको हम यहाँ पे लोड देंगे और इसका हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ बोला गया है फ्रैक्चरल मॉडल्स ऑफ फ्रैक्चर इज अबाउट 10 to 20% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन द टाइप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, उसका जो फ्लेक्सुरल एमआर होता है वो लगभग 10 से 20% तक यहाँ पे होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके, इस पे टाइप पे, साइज और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। उसमें कौन कौन सा कोर्स एग्रीगेट, उसका वॉल्यूम कितने वॉल्यूम के यूज किए हैं, किस साइज के यूज किए हैं, उसका टाइप क्या है, उस पर हमारा निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया है कि द बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल एंड मिक्स डिजाइन द एमआर इज डिटरमाइंड बाय थर्ड पॉइंट लोडिंग। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक मटेरियल यूज किए हैं, मिक्स डिजाइन किए हैं, तो हम जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लोडिंग से हम जो डिटरमाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर, वो सेंटर पॉइंट लोडिंग से हमारा 15% ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे नोट किया गया है।
इसमें दोस्तों यहाँ पे कम मिलेगा और इसमें यहाँ तक हमको 15% यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों छोटा सा नोट हो जाता है जिसको हमको लिखना होता है, बस इतना ही दोस्तों हमारा किसमें बात आती है फ्लेक्चरल डिस्टेंस में। बस इतना अगर हम लिखेंगे तो हमको 7 नंबर मार्क्स बिल्कुल श्योर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्स प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट श्रिंकेज। जी हाँ, तो कंक्रीट के श्रिंकेज पर हमारे जो मिक्स प्रपोर्शन के प्रभाव हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम बात करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो का। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें 2 मिनट दोस्तों हम बात करते हैं। तो यहाँ पे द श्रिंकेज ऑफ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो से हमारा जो श्रिंकेज होता है इस प्रकार वैरी होता है। तो यहाँ दोस्तों लिखा गया ड्राइंग श्रिंकेज, यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ। यहाँ दोस्तों लेंथ में कितना % हमारा रिडक्शन हो रहा है इस प्रकार लिखा गया है। और जो वाटर सीमेंट रेशियो है फिर सीमेंट कंटेंट पर लीटर, यहाँ दोस्तों लीटर यहाँ पे वाटर हो गया और सीमेंट कंटेंट कितना होगा, तो हमारा WC रेशियो यहाँ पे आएगा किलोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो एक है 0.7 का और इसका श्रिंकेज दोस्तों कितना पे यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे इस लाइन पर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका वाटर सीमेंट कितना यहाँ पे है 0.39 kg पे। अगर वहीं बात करें तो मतलब यहाँ कम सीमेंट पर भी हमको श्रिंकेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर वहीं बात करें 0.3 अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो हमको यहाँ पर देखिए 0.6 पर भी हमको कितना देखने को मिल रहा है, केवल ये चीज़ मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमको वाटर सीमेंट रेशियो भी डिपेंड करता है इसमें श्रिंकेज में, ये चीज़ आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब यहाँ बात आ रही है वाटर सीमेंट कंटेंट। दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ आएगा, यहाँ पे सीमेंट कंटेंट भी देख लिया, वाटर सीमेंट रेशियो भी देख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो सीमेंट कंटेंट हो गया और इसकी बात करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो की ये कर्व दिया गया था। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। द श्रिंकेज इंक्रीज विद द सीमेंट कंटेंट एज शोन इन फिगर 8.1 बट इट इंटर रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो बिकॉज द नेसेसिटी टू मेंटेन वर्केबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, ये भी वाटर सीमेंट रेशियो से डिपेंड भी करता है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट को हम किस प्रकार रखेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो के ही आधार पर रखेंगे। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द सीमेंट कंटेंट इफ द वाटर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यदि हमको WC रेशियो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वाटर को चाहे जितना सीमेंट चाहे जितना बढ़ाएं लेकिन उस पर हमको श्रिंकेज ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें, अगली प्रॉपर्टी है एम्बिएंट ह्यूमिडिटी। जो वहाँ पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, वो कैसे इफेक्ट करती है। द श्रिंकेज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हमारी ह्यूमिडिटी क्या है, हमारी जो आर्द्रता है वो डिक्रीज हो रही है तो हमारी जो श्रिंकेज है वो बढ़ेगी। और एंड द इमर्जन इन वाटर काज एक्सपेंशन। यदि हम उसको वाटर में यहाँ पे डुबो देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों बात कर रही है, यहाँ पे देखिए ये फिगर हमारा दिया हुआ है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे कितना है ह्यूमिडिटी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है और यहाँ पे श्रिंकेज दी हुआ है। तो 100% रिलेटिव है तो यहाँ पे 100% हमारा श्रिंकेज भी है, ये देख सकते हैं। जितना हमारा श्रिंकेज कम होगा उतना हमारा यहाँ पे वहाँ पे रिलेटिविटी कम होगा, वहीं पे हमारा श्रिंकेज भी कम होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फिगर में। दोस्तों आप इसका PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए ताकि आप एग्जाम में आने से पहले कुछ लिख पाएँ और कुछ आपको याद भी रहे, क्योंकि दोस्तों हम जितना भी पढ़ा देंगे आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। यदि आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीगेट, द एग्रीगेट विच एग्जिबिट्स मॉइस्चर मूवमेंट देमसेल्फ एंड हैज लो इलास्टिक मॉडुलस कॉल्ड ए लार्ज श्रिंकेज। अब क्या है, जिसमें मॉइस्चर मूवमेंट हो, मतलब कि उसमें खुद ही एग्जिबिट मतलब मॉइस्चर कंटेंट उसमें मौजूद हो या फिर उसकी इलास्टिक मॉडुलस क्या हो, लो हो, तो उसमें एक लार्ज श्रिंकेज मतलब ज़्यादा श्रिंकेज देखने को मिलता है। आ कंक्रीट यूजिंग सैंडस्टोन में श्रिंक ट्वाइस। अगर हम वहाँ पर किसी सैंडस्टोन का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो दुगना श्रिंक करेगी एज वन यूजिंग लाइमस्टोन। अगर हम लाइमस्टोन का यूज करें सैंडस्टोन तो हमको सैंडस्टोन में दुगना श्रिंकेज हमको देखने को मिलेगा, उसमें दुगना वॉल्यूम चेंज होगा, ये समझ लीजिएगा। एंड इंक्रीज इन मैक्सिमम साइज डिक्रीजेज द श्रिंकेज। यदि हम मैक्सिमम साइज को डिक्रीज करते हैं, एग्रीगेट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा श्रिंकेज क्या होगा, घट जाएगा। द ग्रेडिंग एंड शेप हैव द लिटिल इफेक्ट ऑन द श्रिंकेज। यदि हमारे एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग है और उसका शेप भी है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है श्रिंकेज में। द इफेक्ट टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑन द श्रिंकेज इज शोन इन फिगर 8.23। तो यहाँ पे देखते हैं फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए ग्रेवल का हमारा कर्व आया है और हमारा लाइमस्टोन का आया है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे एज बढ़ रहा है और यहाँ पे श्रिंकेज हमारी चेंज हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है 10⁻⁶ पर यूनिट लेंथ की है। तो यह पे आप देख सकते हैं इतना हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हमारा जो है श्रिंकेज में वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट। और यहाँ पे एज भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन बात हुई है। बोथ द एरिया एंड अल्टीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज विद द सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द स्पेसिमेन। अब यहाँ पे जैसे ही सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो अगर निकालेंगे तो उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, एरिया और मैग्नीट्यूड दोनों श्रिंकेज क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा पढ़ लेंगे। अगर हम टाइप ऑफ सीमेंट की बात करें तो लिखा है द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट श्रिंक समवॉट मोर देन द अदर्स।
अगर हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो कुछ श्रिंक करता है अधिक और अदर टाइप्स के मुकाबले में, जो और अधिक सीमेंट और अदर टाइप्स के सीमेंट है उसके मुकाबले हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करें तो वहाँ पे ज़्यादा श्रिंकेज हमको देखने को मिलती है। एडमिक्सचर कौन सा यूज करें दोस्तों, उससे भी डिफर कर दिया। द श्रिंकेज इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड रिड्यूस्ड विद द लाइम रिप्लेसमेंट। यदि हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा श्रिंकेज देखने को मिल जाएगा और हम पे ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लाइम डाल रहे हैं उसमें लाइम को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं लाइम को, तो हमको श्रिंकेज कम देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर रही है। अदर फैक्टर्स होते हैं इन द स्टीम क्यूरिंग हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द श्रिंकेज अनलेस द अप्लाइड हाई प्रेशर। अगर हम कुछ हाई प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अगर हम वहाँ पे स्टीम क्यूरिंग करें तो वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट श्रिंकेज को देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो है मिक्स प्रोसेसिंग का कंक्रीट श्रिंकेज पर यहाँ पे डिपेंडिंग हमारे होती है क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब इसको दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। क्वेश्चन 7 यहाँ पर हमारा है, व्हाट इज द नीड टू स्टडी फाइबर एनफोर्स कंक्रीट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे क्या है, हम फाइबर यहाँ पे क्या है ये बोल सकते हैं एफआरसी क्यों इंपॉर्टेंट, ये बात करेंगे और कौन से फैक्टर एफआरसी पर डिपेंड करते हैं वो भी हमको बात करनी है। तो आइए पहले देखते हैं एफआरसी क्या होता है, फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। तो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो क्रैक्स ऑफ मोर्टार एग्रीगेट इंटरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल वीकनेस ऑफ द प्लेन कंक्रीट। हमारे प्लेन कंक्रीट में क्या होता है, कुछ यहाँ पे माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंस होते हैं जिसके कारण हमारा क्या होता है कि वो क्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे वीकनेस को रोकता है, वीकनेस प्रोवाइड करवाता है और वहाँ पे क्रैक उत्पन्न कर देता है। द वीकनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ फाइबर्स इन द मिक्स। यदि उसमें मिक्स में कुछ फाइबर्स प्रोवाइड करवा दें तो उस वीकनेस को हम रोक सकते हैं। द फाइबर हेल्प टू ट्रांसफर लोड्स एट द इंटरनल माइक्रो क्रैक सच एज कंक्रीट इज कॉल्ड फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। अगर उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो लोड को क्या करते हैं, माइक्रो क्रैक्स के इंटरनल में जो माइक्रो क्रैक्स हैं उस प्रकार के कंक्रीट में हमको वहाँ पे हमको लोड करने को ट्रांसफर करने में सहायता मिलती है और इस प्रकार के कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, एफआरसी मतलब फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट बोलते हैं। Thus, fiber reinforcement concrete is a composite material that essentially consists of a convent concrete or mortar reinforced by fine fibers। अभी हम क्या है, जो हमारे कंक्रीट्स हैं मतलब एफआरसी जो होता है वो कंपोजिट मटेरियल है किसका, जिसमें हम यहाँ पे कन्वेंट कंक्रीट मतलब जो हम पुराने तरह से कंक्रीट और मोटार यूज करते हैं वो तो है ही, उसमें क्या होते हैं मतलब छोटे छोटे फाइबर्स का हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर उसको एक डिफिनीशन में अगर हमको लिखना हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मोटार और कंक्रीट एंड डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड सुटेबल फाइबर। मतलब कि जो हम यही समझ सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल होता है किसका सीमेंट, मोटार या फिर कंक्रीट का जो होता है उसमें हम क्या करते हैं एक डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूस होता अलग अलग ब्रेक करके इसी तरह होता है और यूनिफॉर्मली होता है मतलब कि एक समान से बटा हुआ होता है, वितरित होता है और उसमें हम फाइबर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, एफआरसी। अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट, तो यहाँ पे एफआरसी के लिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं उसके बात करें तो पहले बात होती है रिलेटिव फाइबर मैट्रिक्स स्टिफनेस। उस फाइबर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मैट्रिक्स स्टिफनेस कितनी है और कितना फाइबर वॉल्यूम में उसका फाइबर जो प्रोवाइड कर रहे हैं फाइबर का वॉल्यूम कितना है। एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर बात होती है, फाइबर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स हो जाता है, कितने प्रकार का ओरिएंटेशन है उसका, वर्केबिलिटी एंड कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कितना उसमें वर्केबिलिटी है उसका कंपैक्शन कितना करने वाले हैं हम, और साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है और मिक्सिंग वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये सारी चीज़ें हमको एफआरसी पर डिपेंड करती हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है और इसको एग्जाम में लिख कर आना है। दोस्तों हम और आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड हाई डेंसिटी कंक्रीट। तो पहले हम यहाँ पे एचपीसी देखेंगे जिसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, फिर उसके बाद देखेंगे एचडीसी जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी कंक्रीट। तो अगर हम पहले बोले हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट तो यहाँ पे हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मे बी डिफाइंड एज कंक्रीट विथ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड दोज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल मीन्स। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वो इस प्रकार से डिपेंड कर सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो बढ़ गई हो, जो हमारे नॉर्मल कंक्रीट से जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो ज़्यादा हो। एट द प्रेजेंट टाइम्स हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इन डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली रेफर्स टू कंक्रीट विद 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बियॉन्ड द 17 to 80 MPa। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे डेवलप कंट्री हैं तो वहाँ पे हम एचपीसी उसको प्रीफर करते हैं जिस सीमेंट या फिर जिस कंक्रीट की स्ट्रेंथ जिसका स्ट्रेंथ 28 डेज पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 70 से 80 MPa मेगा पास्कल होता है, उसको हम यहाँ पे एचपीसी बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बोलते हैं। और साथ में जिसका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर होता है 80% के अबव हो और वाटर सीमेंट रेशियो बिलो इसका 0.35 होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ की बात करें तो 70 से 80 MPa, ड्यूरेबिलिटी फैक्टर 80% और वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 से कम हो। इट इज मेड विद गुड क्वालिटी एग्रीगेट हाई सीमेंट कॉन्टेंट।
जो ग्रेड यूज करें वो भी हाई क्वालिटी का, और जो सीमेंट कंटेंट वो है 450 से 550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में 450 से 550 किलोग्राम हम सीमेंट यूज करते हैं। एंड हाई डोजेज ऑफ सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम क्या होता है दोस्तों? सिलिका फ्यूम आप जानते होंगे, उसकी भी हम यहाँ पे मिलावट करते हैं, जो हमारा 5 से 15% सीमेंट के वेट का होता है। और सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए 5 से 15 लीटर। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम यूज कर रहे हैं, तो हमको प्लास्टिसाइजर तो यूज ही करना पड़ेगा। प्लास्टिसाइजर से काम नहीं होने वाला, हम सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं, वो भी कितने अमाउंट में? 5 से 15 लीटर 1 मीटर क्यूब के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यहाँ बना पाते हैं। HPC इज यूज इन ब्रिज डेक ओवरलेज। जब हम ब्रिज बनाते हैं, डेक ओवरलेज होता है हाईवे स्ट्रक्चर में, पोर्ट एंड हार्बर जिसको हमारे बंदरगाह बोलते हैं, वहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाटर एंड सीवेज स्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन एंड पाइप। वाटर एंड सीवेज स्ट्रक्चर हो गया, पाइप हो गया, जहाँ हम कोरोजन की ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ हम HPC यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारा हो गया, कंटामिनेट्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल फ्लोर, रनवेज, पार्किंग और केमिकल स्टोरेज टैंक में हम यहाँ पे HPC का यूज करते हैं। अगर हम बात करें हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट द डेंसिटी ऑफ दिस कंक्रीट इज वेरीज फ्रॉम 3360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टू 3840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना दोस्तों इसका डेंसिटी चेंज वेरी होता है, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे अगर हम देखते हैं तो क्या बोलता है 24 तक मिलता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़्यादा होती है। वेयर द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल कंक्रीट इज 24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द लाइट वेट कंक्रीट इज 1900 किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको लाइट वेट की बात करें तो यहाँ पे 1850 या फिर 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलती है। नॉर्मल कंक्रीट की डेंसिटी हमारी 2400 होती है। वहीं पर अगर हम बात करें हाई डेंसिटी कंक्रीट की डेंसिटी तो हमारी होती है 3360 किलोग्राम से 3840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक। अब यहाँ पे बात आती है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंक्रीट मेजर ऑन द स्टैंडर्ड सिलेंडर हैज बीन फाउंड टू 42 MPa एट 28 डेज फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.58। अगर हम 0.58 वाटर सीमेंट लें और 28 डेज पर इसका हम स्ट्रेंथ कंक्रीट करें तो हमारा कितना आता है 42 MPa आता है। वहीं पर अगर हम बात करें वाटर सीमेंट रेशियो 0.9 लें और 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ देखें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आती है 24 MPa। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी बोल सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर इसके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। श्रिंकेज ऑफ हाई डेंसिटी कंक्रीट इज अबाउट 1/4 to 1/3 ऑफ द नॉर्मल कंक्रीट। मतलब इसकी श्रिंकेज भी कम होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। वो भी नॉर्मल कंक्रीट कितना होता है 1/4 to 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो सवाल पेपर होता है आज हमारा 18 और 19 वाला भी CET पेपर सॉल्व होता है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे, जो एक सैम्पल पेपर की बात करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमको पढ़ने के लिए। और उसको आप एग्जाम में जाने से पहले सैम्पल पेपर है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, कम से कम उसमें से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।